हे गाइस, वेलकम टू सोर्स पॉइंट। आज अभी हम लोग पीटी 365 जो हमारी यहाँ पे फेब से अप्रैल मंथ की जो करंट अफेयर्स है उसे हम लोग देखने वाले हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की आपकी एक लेसन आ चुकी है, ये सेकंड लेसन है जिसमें कि हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे हेल्थ से रिलेटेड जितनी भी टॉपिक है उसको मैं इकट्ठे एक साथ कवर करूँगी। तो ये आपका जुलाई तक इस वीडियो में पर्टिकुलर वीडियो में आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हेल्थ में इतने सारे टॉपिक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रेयर डिजीज़ के साथ। तो रेयर डिजीज़ जो कि आप लोग को पता है कि काफ़ी कम होता है ये बीमारी सबको। तो अगर रेयर डिजीज़ कहते किसको है, इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो कोई भी यूनिवर्सल या फिर हमारे देश में भी इस चीज़ को अभी तक डिफ़ाइन नहीं किया गया है कि रेयर डिजीज़ का मीनिंग क्या है, किसे हम लोग रेयर डिजीज़ कहेंगे। कोई भी स्टैंडर्ड डेफिनेशन आज तक इंडिया में भी नहीं देखने को मिला। बट हाँ, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यहाँ पे डिफ़ाइन किया गया है कि अगर 1000 पॉपुलेशन में एक इंसान को भी अगर इस तरीके की डिजीज़ होती है तो इसे हम लोग रेयर डिजीज़ के कैटेगरी में रखेंगे। तो ये बातें हो गई। साथ ही ये जो रेयर डिजीज़ है इसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको हम लोग ऑर्फन डिजीज़ कहते हैं। और इसके लिए जो ड्रग्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं ट्रीटमेंट के लिए तो उसको हम लोग ऑर्फन ड्रग्स कहते हैं। बट अभी तक हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसी कानून नहीं आई है जिसमें कि हम लोग ऑर्फन ड्रग्स को डेवलप कर सकें। ओके, तो बात आती है कि कौन कौन से ऐसे डिजीज़ेज़ है जिसको कि रेयर डिजीज़ के कैटेगरी में रखा गया है। सो सबसे फर्स्ट है थैलेसीमिया, सेकेंड है सिकल सेल एनीमिया, एटाक्सिया, और इस तरीके से आप लोग देख सकते हो स्वीट सिंड्रोम। ये सारे ऐसे हैं जो कि आप लोग ये दोनों देखोगे, थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, ये काफ़ी न्यूज़ में भी रहते हैं और ये जेनेटिक भी डिजीज़ देखने को मिलता है और रेयरेस्ट भी होते हैं। फाइन, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो ये तो चीज़ें आपको पता चल गई। इसके अलावा राष्ट्रीय आरोग्य नीति है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। तो राष्ट्रीय आरोग्य निधि ये एक फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है। इट मीन्स कि पैसे के रूप में जो पेशेंट है और जो यहाँ पे पेशेंट कैसे तो जो कि बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हैं उनको यहाँ पे फिनेंशियल असिस्टेंस दी जा रही है। और उन वैसे लोग जो कि लाइफ थ्रेटनिंग जैसी डिजीज़ जो है उससे वो सफ़र कर रहे हैं और साथ ही साथ मेडिकल ट्रीटमेंट जो रिसीव कर रहे हैं किसी सुपर स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या इंस्टीट्यूट में, तो वैसे पेशेंट को यहाँ पे सरकार के द्वारा फिनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है जिसे हम लोग राष्ट्रीय आरोग्य निधि कहते हैं। फाइन, अब आगे आते हैं। देखिए ये सारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से मैं फैक्ट्स यहाँ पे आपके साथ फिर से इसे कहते हैं रिवीजन। ठीक है, रिवीजन कर रही हूँ। नेक्स्ट आते हैं मलेरिया। तो WHO के द्वारा रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया गया रीचिंग ज़ीरो फोरम। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि रीचिंग ज़ीरो फोरम ये किस डिजीज़ के लिए है। आपसे TB लिख दिया जाएगा, डेंगू लिख दिया जाएगा, मलेरिया है और भी है कोई भी डिजीज़ यहाँ पे लिख दिया जाएगा। तो रीचिंग ज़ीरो फोरम जो है ये हमारे मलेरिया के लिए आया है कि मलेरिया एलिमिनेट करना है, और वो भी वर्ल्ड मलेरिया डे जो कि 25 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। तो हर एक जो भी फैक्ट्स है ये आपको ध्यान रखना है। हालांकि दिन डेट जो है ये आपसे UPSC में तो नहीं पूछी जाएगी, बट फिर भी थोड़ा बहुत ध्यान रखिएगा। अब आते हैं यहाँ पे WHO के द्वारा ये तो एक नया आपको इनिशिएटिव देखने को मिला, बट इसके अलावा E25 इनिशिएटिव लाया गया था। इट मीन्स कि जिसके तहत 25 कंट्रीज़ हैं वो आइडेंटिफाई की थी कि उनके पास ये पोटेंशियल है कि पूरी तरीके से 5 इयर्स लाइफ टाइम के बीच में ही विद इन जो है यहाँ पे मलेरिया को स्टैम्प आउट किया जाएगा, यानी पूरी तरीके से ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, तो ये E25 इनिशिएटिव भी पूछ लिया जा सकता है कि ये किस बीमारी से रिलेटेड है। तो अगेन यहाँ पे मलेरिया है। मलेरिया कैसा यहाँ पे आप देखो कि डिजीज़ है। तो मलेरिया जो है, अच्छा हाँ, अब इससे पहले आप देखो कि 2017 में WHO के द्वारा जो लॉन्च किया गया था E2020 इनिशिएटिव, जिसके तहत ये था कि 21 कंट्रीज़ जो है इस इनिशिएटिव के तहत एकदम से ज़ीरो मलेरिया केस उनके देश में देखने को मिला। तो 2020 ये जो है एक आपका टाइमलाइन था कि 2020 तक पूरी तरीके से एलिमिनेट करना है। तो 21 कंट्रीज़ जो है सक्सेस हो पाई थी। अब इसी के साथ जो है 2025 रखा गया, यानी कि 2025 तक का टारगेट है कि 25 कंट्रीज़ जो है यहाँ सामने निकल कर आइए जिसमें कि सबसे ज़्यादा मलेरिया की केसेस है, तो वो यहाँ पे मलेरिया को बिल्कुल मलेरिया फ्री देश बनाएंगी। मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज़ है जो कि यहाँ पे पैरासाइट से होता है और ये ट्रांसमिट करता है पीपल्स को। कैसे? तो एक मच्छर के काटने से, और ये फीमेल एनोफोलिस जो मॉस्किटो है, फीमेल मच्छर है, उसके काटने से ये बीमारी ट्रांसमिट होता है। लेकिन ये प्रिवेंटेबल भी है और क्योरेबल भी है, यानी कि इसको क्योर भी कर सकते हैं। अगर ये किसी को मलेरिया हो जाती है तो ऐसा नहीं कि जान चला ही जाएगा, उसको क्योर भी कर सकते और पहले प्रिवेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना है। हमारे द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है जिसमें कि 6 वेक्टर बॉर्न जो डिजीज़ होते हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, जापानीज इंसेफ्लाइटिस, काला आजार, लिम्फेटिक फ्लेयरेसिस, तो इन सबको हम लोग को कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया। उसके बाद नेशनल फ्रेमवर्क फॉर मलेरिया एलिमिनेशन है। इट मीन्स कि WHO की जो E20
WHO की जो ग्लोबल टेक्निकल स्ट्रैटेजी थी ना, उसी के बेसिस पे हम लोग अपने देश में ये कानून लेकर आए हैं। इट मीन्स कि हम लोग यहाँ पे रखे हैं कि एलिमिनेट करेंगे मलेरिया कब तक, तो 2030 तक, ठीक है। नेशनल स्ट्रैटेजिक प्लान भी है मलेरिया एलिमिनेशन के लिए, और WHO की हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी भी है। अगेन ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी ये किसके लिए है, तो ये भी मलेरिया के लिए लाया गया है। लेकिन स्पेसिफिकली आप देखो कि 4 हाई एंडेमिक स्टेट है। एंडेमिक कहने का मतलब है कि ये मलेरिया जो है इसी स्टेट में सबसे ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं। तो ये है वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। अगर आप ये 4 राज्यों से आते हैं तो आपके लिए टॉपिक और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये भी याद रखना है कि WHO के द्वारा यहाँ पे हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट स्ट्रैटेजी लाई गई है। इससे रिलेटेड एक न्यूज़ है, जैसे कि एल साल्वाडोर के द्वारा सर्टिफाई किया गया है कि ये देश जो है अब मलेरिया फ्री हो चुके हैं। तो सर्टिफिकेशन ऑफ मलेरिया एलिमिनेशन ये WHO के द्वारा दिया जाता है, ये भी याद रखनी है आप लोग को। और एक कंट्री अगर ये प्रूव करती है कि चलो ठीक है उनके यहाँ कोई भी केसेस नहीं आ रही है, और कब तक, कितने दिन तक, तो कंसेक्यूटिव 3 ईयर्स तक, यानी कि लगातार 3 साल तक अगर कोई भी मलेरिया के केस नहीं आ रहे, तो फिर उस कंट्री को मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया जाता है। एल साल्वाडोर एक पहला ऐसा कंट्री बना है सेंट्रल अमेरिका में, और पूरे अमेरिका में 3rd कंट्रीज़ है जो कि यहाँ पे मलेरिया फ्री सर्टिफिकेशन उनको मिला है WHO के द्वारा। तो पहली कंट्री है कहाँ, तो इस सेंट्रल अमेरिका में, लेकिन 3rd कंट्री कह रही है कि ऑल अमेरिकाज़ में। तो इसमें पैराग्वे और अर्जेंटीना है जो कि ऑलरेडी यहाँ पे आपका मलेरिया फ्री है। तो पैराग्वे, अर्जेंटीना और एल साल्वाडोर है, तो ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट आते हैं रिड्यूसिंग रिस्क ऑफ जोनोसिस इन फूड प्रोडक्शन। तो सबसे पहले आप देखो कि गाइडलाइंस लाया जा रहा है कि कैसे यहाँ पे जो जूनोसिस है, यानी कि जो ऐसी डिजीज़ है जो एनिमल से ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो रही है, तो ऐसे डिजीज़ेज़ को कम करने के लिए यहाँ पे काम किया जा रहा है। तो इसके आगे आप देखो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है, जिनके द्वारा ये और साथ ही साथ WHO और साथ ही साथ यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम है, ये तीनों मिलके यहाँ पे एक प्रिपेयर कर रहे हैं कि कैसे यहाँ पे फूड प्रोडक्शन जो भी हो रही है, तो उससे एटलीस्ट जितनी भी यहाँ पे डेयरी प्रोडक्ट है, मेनली जो जानवरों से दूध निकलती है, फिर उससे जो भी कर्ड वगैरह, घी वगैरह बनाई जाती है, तो एटलीस्ट वैसा ना हो कि उससे डिजीज़ ट्रांसफ़र हो जाए ह्यूमन बींग में। तो इस चीज़ को याद रखना है। यहाँ पे WHO और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के बारे में तो आप जानते ही हो, बट यहाँ पे एक और ऑर्गेनाइजेशन न्यूज़ में है जो कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ है। तो इसके बारे में आप समझो कि ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 182 मेंबर कंट्रीज़ हैं, और हम लोग भी इसके मेंबर हैं। तो अब आपके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जिसमें हम लोग जो है मेंबर है वो ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो हम लोग भी इसके मेंबर हैं। साथ ही साथ यहाँ पे मैंडेट किया जाता है कि कैसे एनिमल हेल्थ को इम्प्रूव करना है और एनिमल वेलफेयर को इम्प्रूव करना है। इट मीन्स कि हेल्थ पे ध्यान देना है, वो भी एनिमल के। साथ ही यहाँ पे आप देखो कि ट्रांसपेरेंसी ये अचीव करते हैं। इट मीन्स कि जो ग्लोबल एनिमल हेल्थ सिचुएशन है, जैसे आप देखो कि कोई भी डिजीज़ अगर ट्रांसमिट हो रही है एनिमल टू ह्यूमन बींग, तो उस चीज़ को ये अपडेट करते हैं। साथ ही डिजीज़ प्रिवेंशन भी, और उस डिजीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए उससे रिलेटेड जो भी मेथड्स है उसको भी ये पब्लिश करते हैं। तो इसके बारे में इतना ध्यान रखना है। नाम में ही है कि वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ, इट मीन्स कि ये एनिमल की हेल्थ पे पूरा ध्यान देते हैं। ओके, जूनोसिस क्या है, अगर हम लोग WHO के हिसाब से देखें तो जूनोसिस एक इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो कि जंप करता है नॉन ह्यूमन एनिमल से ह्यूमन बींग में। ओके, तो ये ट्रांसफ़र होता है, कुछ पैथोजेंस होते हैं जो कि जानवरों से इंसान में ये आपका फैलता है। अगर जूनोटिक पैथोजेंस आप देखोगे तो ये बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, वायरल भी हो सकते हैं, पैरासाइटिक भी हो सकते हैं, और फंगल भी हो सकते हैं। तो आपसे अगर स्टेटमेंट बन जाता है कि जूनोटिक पैथोजेंस जो है कैन ओनली बी वायरल, कैन ओनली बी बैक्टीरिया, या फिर बोथ, तो ऐसा नहीं है कि ये चारों होते हैं, और ये स्प्रेड हो सकते हैं ह्यूमन बींग में डायरेक्ट कांटेक्ट से भी। जैसे कि अगर कंटामिनेटेड फूड अगर हम लोग खा लेते हैं, कुछ पानी पी लेते हैं, या फिर एनवायरनमेंट में उस तरीके की कोई डिजीज़ फैली हुई है, तो ये डायरेक्टली ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। लेकिन कॉजेज़ क्या होता है इस तरीके का जूनोसिस का, तो सबसे बड़ी कॉजेज़ तो आज की डेट में जो रीज़न बताई जा रही है वो क्लाइमेट चेंज है। क्लाइमेट चेंज के कारण आप देखो काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पैक्ट देखने को मिल रही है, कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल रही है। तो ये वन ऑफ द रीज़न भी बताया जा रहा है। साथ ही डिफॉरेस्टेशन है, जंगलों को काटा जा रहा है, तो जानवर भी जो है उतने हेल्दी नहीं रह पा रहे। एनिमल अडेप्टेशन और माइग्रेशन है, लैक ऑफ हाइजीन है, साफ़ सफाई की कमी देखने को मिलती है, ह्यूमन एनिमल इंटरफेस है, पैथोजन म्यूटेशंस है। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें आप देखो कि जिससे लग रहा है कि ये सारे कॉजेज़ है जूनोसिस का। ठीक है, पॉपुलेशन एट रिस्क है। एग्जाम्पल अगर हम लोग जूनोटिक डिजीज़ का देखें तो सबसे पहले तो अभी आप लोग कोरोना वायरस ही देख सकते हो। उसके अलावा जापानीज इंसेफ्लाइटिस है, जिसमें कि जो बच्चों की हेड होती है ना वो छोटी हो जाती है। किसी अगर प्रेग्नेंट लेडीज़ को ये जापानीज इंसेफ्लाइटिस हो जाए तो उसका इम्पैक्ट उनके बेबीज़ में देखने को मिलता है।
कैसानूर फॉरेस्ट डिजीज़ है, नीपा वायरस है जो कि अगेन अभी केरल में आप देख सकते हो कि इसकी केसेस बहुत बढ़ रही है। तो ये फ्रूट बैट से ये आप देखो कि ये ज़्यादा ट्रांसफ़र हो रहा है। इबोला वायरस है, मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है, मर्स है और SARS-CoV-2 है। ओके, तो ये सारे कुछ ऐसे आज के डेट में हम लोग डिजीजेस देख रहे हैं जो कि मेनली ये जूनोसिस ही है। इट मीन्स कि जूनोटिक इन नेचर है, एनिमल से ह्यूमन बींग में ट्रांसफ़र हो रही है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कैसे क्या क्या मेजर्स लेना चाहिए जिससे कि हम लोग जूनोटिक डिजीज़ के को कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वन हेल्थ अप्रोच जो WHO के द्वारा कहा गया है कि वन हेल्थ अप्रोच लेकर चलना है। इट मीन्स कि एनिमल हेल्थ प्लस ह्यूमन हेल्थ प्लस इन्वायरमेंटल हेल्थ, ये इन तीनों को यहाँ पे ध्यान में लेकर चलना है और तीनों पे इक्वली यहाँ पे ध्यान देना है, तभी जाकर इस तरीके की डिजीज़ेस जो ट्रांसमिट हो रही है उसको हम लोग प्रिवेंट कर पाएंगे। अब आते हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज की डेट में जो कि है मेडिकल ऑक्सीजन। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन की कमी के कारण सेकेंड वेव जो इंडिया में आई उससे काफ़ी लोगों की डेथ हो गई। तो इसलिए ऑक्सीजन के बारे में, मेडिकल ऑक्सीजन के बारे में आपको पूरी तरीके से एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। ऑक्सीजन सिलेंडर की ही पहले बात कर लेते हैं क्योंकि आपको पता है कितने ब्लैक में बिक रही थी ऑक्सीजन सिलेंडर। तो कंप्रेस्ड ऑक्सीजन है और मेडिकल जो एयर सिलेंडर्स होते हैं वो डेडिकेटेड रिफ़िल भी कर सकते हैं उसको। इट मीन्स कि ऐसे जो ऑक्सीजन सिलेंडर होते हैं उसमें एक बार ऑक्सीजन ख़त्म हो जाए तो उसको रिफिलिंग भी किया जाता है। और ये ऐसे कंटेनर होते हैं जिसमें कि आप ऑक्सीजन और मेडिकल गैसेस जो है उसको हाई प्रेशर और नॉन लिक्विड स्टेट में यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक तो हाई प्रेशर में इसको फिल किया जाता है और नॉन लिक्विड स्टेट में। साथ ही आप देखो कि ये वॉल्व के साथ यहाँ पे फिट होते हैं, इसके ऊपर एक वॉल्व होता है और प्रेशर रेगुलेटर भी होता है। साथ ही इस सिलेंडर में, ये सिलेंडर आपका स्टील का बना होता है, एल्यूमिनियम का भी होता है और कार्बन फाइबर और दूसरे कंपोजिट मटेरियल भी देखने को मिलेंगे और ये बहुत सारे स्टैंडर्ड साइज़ में ही आपका अवेलेबल होता है। इसमें हाई प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन गैस होती है और कोई भी तरीके का इसमें गैसेस नहीं होता है। ऑक्सीजन ही गैस इसमें आपका ऑक्सीजन सिलेंडर में देखने को मिलेगा। इसमें 0.01% भी कोई और गैसेस की मिक्सचर आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीजन प्योर ऑक्सीजन होता है जिससे कि जो हम लोग आज भी हम लोग जो भी इनहेल करते हैं तो इन्वायरमेंट से हम लोग जितने भी यहाँ पे आप देखो एटमॉस्फेयर में बहुत सारे गैसेस है लेकिन हम लोग ऑक्सीजन ही इनहेल करते हैं। तो इसलिए ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर है ना इसमें प्योर ऑक्सीजन होते हैं। अगर कोई भी और गैसेस मिक्स किया जाएगा तो ये प्योरिटी फॉर्म जो है ऑक्सीजन की वो यहाँ पे ख़त्म हो सकती है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। तो मेडिकल ऑक्सीजन जो कहा जाता है ना कि ये टर्म मेडिकल ऑक्सीजन क्या है, तो मेडिकल ऑक्सीजन जैसे आप सुनते हो तो आपके माइंड में यही क्लिक होनी चाहिए कि ये हाई प्योरिटी ऑक्सीजन है जो कि हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है और बहुत सारे जो बीमारियां होती है उनकी ट्रीटमेंट के लिए इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, और मेनली आप देखो कि यहाँ पे मिनिमम जो है 90% ऑक्सीजन होते हैं। मेडिकल ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर में आपका 100% जो है प्योरिटी फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन होते हैं, लेकिन जो मेडिकल ऑक्सीजन होती है ना इसमें आप लोग देख सकते हो कि 90% यहाँ पे ऑक्सीजन होती है, O2 होता है, 5% नाइट्रोजन होता है और 5% आर्गन होता है। तो यहाँ पे O2 प्लस N2 और प्लस आर्गन होता है। ठीक है, तो ये याद रखना है, ये O2 प्लस N2 प्लस आर्गन इज इक्वल टू क्या हो गया, तो ये मेडिकल ऑक्सीजन हो गया। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन अगर हम लोग देखें तो ये हाईली कंसनट्रेटेड होते हैं और इसको हम बहुत तरीके से जो है इसको ऑब्टेन भी कर सकते हैं, जैसे कि लिक्विफाइंग एयर, और इसको हम लोग क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन भी कहते हैं। इट मीन्स कि मेडिकल ऑक्सीजन जिसमें कि 99.5% प्योरिटी होती है और इसमें क्रायोजेनिक डिस्टिलेशन टेक्निक को यूज़ किया जाता है और ये जो एटमॉस्फेरिक एयर होते हैं उसको कंप्रेस करते हैं और फिर उसके बाद जो है इसको डिस्टिल वॉल्यूम और या तो जो लिक्विड ऑक्सीजन होते हैं वो हम लोग इसको लेकर आ पाते हैं, यानी कि यहाँ पर डिज़ायर्ड जो लिक्विड ऑक्सीजन है वो हम लोग इसको कन्वर्ट करके ले सकते हैं। तो ये जो आपका यहाँ पे लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन भी आप देखो कि ये डिस्ट्रीब्यूटर को सप्लाई किए जाते हैं और रीगैसिफिकेशंस के प्रोसेस के थ्रू, जिसमें कि ऑक्सीजन को गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और फिर इसको जो है सिलेंडर में फिल किया जाता है। तो ये लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है, इसके बारे में भी ध्यान रखना है। तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन में 99.5% प्योरिटी है। मेडिकल ऑक्सीजन में आपको देखने को मिलेगा कि 90% ऑक्सीजन होते हैं एंड जो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर है उसमें 100% ऑक्सीजन होते हैं। फाइन, आई होप कि आपके माइंड में क्लैरिटी आ चुकी होगी ये तीनों चीज़ों को लेकर, कहीं से भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड, ये भी काफ़ी सुन रहे होंगे ऑक्सीजन कंसनट्रेटर का भी। तो ये एक इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड मेडिकल डिवाइस है जो कि इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ना कि जो एयर है उसमें से ऑक्सीजन को ये कंसनट्रेट करते हैं। ये डिवाइस जो है ये सराउंडिंग एयर से ऑक्सीजन को लेते हैं, उसको फ़िल्टर करते हैं और फिर उसके बाद जो है इसमें इसको यूज़ किया जाता है। इसमें देखिए जितनी भी एयर है ना उसको कंसनट्रेट किया जाता है इस कंसनट्रेटर में और ऑक्सीजन को रख लिया जाता है, बाकी जो नाइट्रोजन है उसको वापस से एटमॉस्फेयर में भेज दिया जाता है और फिर उस ऑक्सीजन को यूज़ किया जाता है। ये जो कंसनट्रेटर है इसको हम लोग अटैच कर सकते हैं मल्टीपल ट्यूब्स के साथ और 2 पेशेंट को एट द सेम टाइम हम लोग सर्व भी कर सकते हैं।
तो उस समय जो है ये ऑक्सीजन कंसनट्रेटर भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो रहा था सेकेंड वेव के टाइम में। उसके बाद PSA प्लांट है। आप लोग देखो कि जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल होते हैं उसमें प्रेशर स्विंग ये प्लांट होते हैं। इट मीन्स कि प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन प्लांट होते हैं। ये प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन जो है ये ऑक्सीजन प्लांट है। एक तरीके का टेक्नोलॉजी है जो कि नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करते हैं एयर से और फिर उसके बाद यहाँ पे ऑक्सीजन कंसनट्रेट करते हैं और हॉस्पिटल के सप्लाई में इसको यूज़ किया जाता है। इट मीन्स कि एयर से आप देखो कि इसमें नाइट्रोजन आपका लाया जा रहा है और फिर उसके बाद इससे जो है ऑक्सीजन निकाला जा रहा है और उस ऑक्सीजन को फिर हॉस्पिटल को सप्लाई करते हैं और इससे हॉस्पिटल में काफ़ी ज़्यादा यूज़ हो पाता है। अब ये देखिए कि हॉस्पिटल जो है इससे सेल्फ सफिशिएंट हो पाते हैं। इट मीन्स कि उस हॉस्पिटल को किसी के ऊपर जो है डिपेंडेंट नहीं होना पड़ता है। इसलिए ऑक्सीजन में ही आप देखोगे कि PSA प्लांट हमेशा होता है। तो बहुत सारे हॉस्पिटल में तो नहीं था लेकिन कम था, लेकिन इस तरीके का जब हादसा हुआ तब आप देखोगे कि हमारे देश में अब मेजॉरिटी ऑफ जो हॉस्पिटल है उसमें PSA प्लांट देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो ऑक्सीजन होती है ये रिमेनिंग ऑक्सीजन जो है 92 से 95% ये प्योर कंप्रेस्ड होता है। और बस इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये चीज़ें में कि 92 से 95% तक ये प्योर होते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कुछ बात देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स एंड ऑक्सीजन सिलेंडर, क्योंकि ये दोनों के बारे में काफ़ी बातें हो रही थी। अब यहाँ पे मैं समराइज़ कर देती हूँ। प्योरिटी ऑफ ऑक्सीजन की अगर हम लोग बात करें तो ये तो आप लोग को पता ही है कि ऑक्सीजन सिलेंडर में 99.5% प्योर होता है। 100% तो प्योरिटी की गारंटी किसी में नहीं दे सकते, चलिए 0.5% यहाँ पे काट लिया गया। लेकिन अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें तो यहाँ पे 90 to 95% प्योर है। ऑपरेशनल लाइफ स्पैन देखें तो देखिए ऑक्सीजन सिलेंडर बार बार आप रिफ़िल करके यूज़ कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे कंसनट्रेटर की बात करें तो इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि ये कंटिन्यूस ऑपरेट हो सकता है और जब तक ये पावर सोर्सेज की ज़रूरत है, जिससे कि पावर से ही ये चलता है, तो जो भी एम्बिएंट एयर है उसको कंप्रेस करते हैं, उसको लेते हैं और उससे जो है ऑक्सीजन को रख लेते हैं और नाइट्रोजन को वापस भेज देते हैं। तो ऑपरेशनल लाइफ स्पैन है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ये कभी भी ख़राब हो सकता है, इस चीज़ से याद रखिएगा। सुटेबिलिटी अगर कोविड-19 के पेशेंट के लिए देखें तो यहाँ पे ऑक्सीजन सिलेंडर की बात की जा रही है कि सारे टाइप्स ऑफ जो कोविड-19 के पेशेंट है उसके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें तो ये गुड इनफ है, जो कि माइल्ड और मॉडरेट जो कोविड-19 पेशेंट थे जिनकी कंडीशन सेवियर होती जा रही थी, बहुत ही ज़्यादा जो ICU तक पहुँच जा रहे थे, उनके लिए ये नहीं था, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर यूज़ नहीं किया जा सकता था। ठीक है, रेट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई की अगर हम लोग बात करें तो ऑक्सीजन सिलेंडर में क्या है कि हाई है, 25 लीटर ऑफ ऑक्सीजन पर मिनट के हिसाब से यहाँ पे सप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें, क्योंकि ये सप्लीमेंट है ऑक्सीजन सिलेंडर का, तो सप्लीमेंट है तो इसमें पावर भी कम होगा। इट मीन्स कि यहाँ पे 5 to 10 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जो है पर मिनट में ही आपका सप्लाई किया जा रहा है। इट मीन्स कि लो टू मॉडरेट लेवल पे इसको सप्लाई कर सकते हैं, बट हाई लेवल पे सप्लाई करना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर का ही इस्तेमाल होता है। साथ ही पोर्टेबिलिटी अगर हम लोग देखें तो पोर्टेबिलिटी आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो कंसनट्रेटर है वो काफ़ी लाइट वेट के होते हैं, पोर्टेबल होते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो इसमें बहुत तरीके के साइज़ होते हैं और सारे बहुत हेवी होते हैं, तो इसको इतना आसान नहीं है कि एक जगह से दूसरे जगह जो है ईजिली कोई एक इंसान जो है इसको कैरी कर सके। हाँ, जो छोटू सा होता है जिसे आप दोनों हाथ से उठा सकते हो तो उसकी बात अलग है, बट जो थोड़े बिग साइज़ के होते हैं ना उसको आप मूव नहीं कर सकते हो अकेले। टेम्परेचर रिक्वायरमेंट की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे अगर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर की बात करें तो कोई स्पेशल टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं होती है ऑक्सीजन को स्टोर करने के लिए। बट अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो यहाँ पे क्रायोजेनिक टैंकर की ज़रूरत होती है और इसको स्टोर करने के लिए, और जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन है उसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए क्रायोजेनिक टैंकर की ज़रूरत होती है। तो क्रायोजेनिक टैंकर आपने देखा होगा कि काफ़ी ज़्यादा जो है एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे आपका जो है ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था ऑक्सीजन। तो क्रायोजेनिक टैंकर कुछ इस तरीके के शेप में होते हैं। ये ध्यान रहे ये बिल्कुल रेक्टेंगल नहीं होते। इट मीन्स कि यहाँ पे जो आपका कोना आप देखोगे ये पूरी तरीके से ऐसा नहीं होता है, राउंड शेप में होता है, क्योंकि क्रायोजेनिक जो होता है ना ये काफ़ी लो टेम्परेचर में यहाँ पे ऑक्सीजन को रखा जाता है और वो भी लिक्विड फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर इस तरीके की टैंकर होती है ना, क्रायोजेनिक टैंकर हमेशा इस तरीके का टैंकर होगा, ना कि कंप्लीट यहाँ पे सर्किल होगी, ना ही कंप्लीट यहाँ पे रेक्टेंगल होगा। तो इस तरीके के जो शेप होते हैं ना, इसमें क्या होता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन को एक ही समय पे यहाँ पे स्टोर करके रख सकते हैं। सो दैट्स वाई ये आपका जो है इस तरीके का कंटेनर होता है। कॉस्ट इफेक्टिव अगर हम लोग देखें तो ये जो कंसनट्रेटर है ऑब्वियस है कि ये पावर से ये इस्तेमाल होता है, तो ये मोर एक्सपेंसिव है सिलेंडर के कंपैरिजन में। और अगर हम लोग ऑक्सीजन सिलेंडर की बात करें तो लेस एक्सपेंसिव है, ये ज़्यादा महंगा नहीं है। तो इतने सारे पॉइंट्स हो गए। आई होप कि आपके माइंड में अब क्लियर हो गया होगा ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स को लेकर और ऑक्सीजन सिलेंडर्स को लेकर। ओके, आगे चलते हैं, अब बात करते हैं इम्यूनाइजेशन एजेंडा है 2030 का। तो यहाँ पे ग्लोबल एजेंसीज़ है जैसे कि WHO है, यूनिसेफ है, गावी है और कुछ अदर्स है जिनके द्वारा ये इम्यूनाइजेशन एजेंडा जो है लाया गया है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक में।
तो टारगेट है जिसको कि 2030 तक अचीव करना है। तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में क्या क्या करना है, जो यहाँ पे 50 मिलियन वैक्सीन प्रिवेंटेबल इन्फेक्शंस है उसको अवॉइड करनी है, कि वैक्सीन लेने से अगर कोई डिजीज़ यहाँ पे प्रिवेंट हो सकती है तो उस तरीके का काम करना है। 90% कवरेज करनी है। एसेंशियल वैक्सीन जो है वो बच्चों में या एडोलेसेंस में दी जाएगी। जैसे आप बच्चे होते हैं तो पोलियो की ड्रॉप आप लेते हो, साथ ही कुछ वैक्सीन टीकाकरण करते हो ना, हेपेटाइटिस बी वगैरह का जो वैक्सीन है वो लेते हो, तो ये सारी चीज़ें लेनी चाहिए जिससे कि आगे चलकर आपको ये सारी बीमारियाँ ना हो। साथ ही जो नंबर ऑफ़ ज़ीरो डोजेस चिल्ड्रन है उसको भी रिड्यूस करना है 50% तक। और ज़ीरो डोजेस चिल्ड्रन का कहने का मतलब है कि वो सारे बच्चे जो कि अभी तक कोई वैक्सीन ही नहीं लिए हैं इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। 500 नेशनल और सब नेशनल जो इंट्रोडक्शंस है न्यू और अंडर यूटिलाइज्ड वैक्सीन का, उसको कंप्लीट करना है। साथ ही इसमें वैक्सीन जो कि कोविड-19 का है, रोटा वायरस का है, ह्यूमन HPV का है, वो सब इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं, तो इसलिए इसको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन एंड लॉजिस्टिक्स समिट हुई थी रिसेंटली। यूनियन मिनिस्ट्री फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर जो इंडिया के हैं वो डिजिटली पार्टिसिपेट किए थे, ऑनलाइन ही पार्टिसिपेट किए थे, लेकिन इस समिट को होस्ट किया गया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, ठीक है, इनके द्वारा। ये जो समिट है ये ऑर्गेनाइज़ किया गया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के द्वारा। और वर्ल्ड की आप लोग देखो कि यहाँ पे जितने भी कोविड-19 से ग्रस्त वैसे तो सारे कंट्रीज़ हैं वो सब यहाँ पे मिलकर सामने आए और अपनी जो कॉपरेशन है वो आगे बढ़ाएं, और काफ़ी तरीके का बात किए होंगे ये सारे इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को लेकर। ओके, तो वो बात आपसे कहीं नहीं पूछा जाएगा, मेनली जो यहाँ पे काम का बात है उसको हम लोग कर रहे हैं। इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है क्या, क्योंकि जब मिशन इंद्रधनुष आया था तो उस समय भी क्वेश्चन पूछ लिया गया था यूपीएससी में। तो अब मुझे लगता है कि इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है उसका नया वर्जन है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। 2014 में आप देखो कि मिशन इंद्रधनुष को लॉन्च किया गया था, जिससे कि जो प्रोग्राम है और अचीव करना है फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज, जो कि सारे बच्चे और प्रेग्नेंट लेडीज़ जो है वो इसके अंदर आ सके। तो ये था मिशन इंद्रधनुष जो कि 2014 की बात की जा रही थी। लेकिन इस बार जो इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष है इसका क्या एम है, इसका एम है कि फोकस करना है स्पेशल ड्राइव, जो कि काफ़ी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, और इम्यूनाइजेशन जो कवरेज है वो सेलेक्ट डिस्ट्रिक्ट में इसको इम्प्रूव करना है, सिटीज़ में इम्प्रूव करना है, जिससे कि ये चीज़ें हो सके हाँ कि 90% से ज़्यादा बच्चे और जो प्रेग्नेंट वीमेंस है उनको यहाँ पे इम्यूनाइजेशन हो चुकी है, यानी कि जितना भी टीकाकरण उनको लेना है वो सब पूरा हो सके। देखिए इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई भी इंसान को प्रोटेक्ट करना, अगर कोई भी डिज़ीज़ जो है वो आपसे किसी और में फैल रही है या फिर आगे चलकर आपको भी कोई तरीके की बीमारी हो सकती है, तो अगर उसको वैक्सीन लेने से पहले ही, टीकाकरण लेने से, पोलियो ड्रॉप पहले ही पी लेने से अगर बच्चों को पोलियो नहीं होगा, तो इस तरीके से क्या होता है कि लोगों को प्रोटेक्ट करना, तो इसको ये एक सेफ़ तरीका होता है जिससे कि लोगों को प्रोटेक्ट किया जाए। तो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम इसलिए चलाई जाती है, ठीक है, फाइन। तो ये चीज़ आप समझ गए। तो देखिए 2014 में तो मिशन इंद्रधनुष आया था, लेकिन ये इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष 2017 में इसको लाया गया था। फिर 2019 में क्या हुआ कि 2.0 आया, यानी कि सेकंड वर्जन इसका लॉन्च किया गया, और इसमें भी टारगेट था कि फुल इम्यूनाइजेशन कवरेज होनी चाहिए 27 राज्यों में, वो भी 272 डिस्ट्रिक्ट में, साथ ही ब्लॉक लेवल में भी। तो यूपी और बिहार को यहाँ पे ज़्यादा टारगेट करके रखा गया। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो ये 3 वर्जन आई है, थर्ड वर्जन 3.0 है, जिसमें कि बच्चे और प्रेग्नेंट वीमेन को भी इसमें कवर किया जा रहा है। और ये कहा गया है कि जिसने अपने वैक्सीन डोजेस पूरी नहीं ली है कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम में, तब उनके ऊपर एक स्पेशल फोकस देने के लिए ये थर्ड फेज़ लाया गया है। तो अब आप लोग को हर एक फेज़ अच्छे तरीके से याद होना चाहिए, 1.0, 2.0 और 3.0, ठीक है। 1.0 जो कि आप मेनली देखो कि 2017 में लाया गया था, जिसमें कुछ सेलेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम को यहाँ पे फुल कवरेज देने की बात की गई थी। 2.0 में क्या था कि यहाँ पे बिहार और जो यूपी वाले राज्य हैं उसमें टारगेट किया गया था, और इसमें आप देखो कि 27 राज्यों में 242, यहाँ पे 272 डिस्ट्रिक्ट है शायद, मैं अभी इसको डिलीट करूँगी तो आप देख लेना। 3.0 में क्या है, तो 3.0 जो थर्ड वर्जन है इसमें बच्चे और प्रेग्नेंट वीमेन इसको इंक्लूड किया गया है। तो ये तीनों आपको यहाँ पे स्टेजेस जो है उसको याद रखना है, 272 डिस्ट्रिक्ट्स, ओके। उसके बाद अगर आप देखो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम जो इंडिया में है ये आज से नहीं है, ये 1978 से चलाया जा रहा है, और ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन है, इस तरीके से ये चलता जा रहा है। और ये प्रोग्राम किस मिनिस्ट्री के अंदर आता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। 1985 में आप देखो कि ये प्रोग्राम को मॉडिफाइड किया गया, फिर इसका नाम रखा गया यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, ठीक है। फिर इसको फेज्ड मैनर में सारे डिस्ट्रिक्ट को, हमारे राज्य जितने भी है 28 राज्य, उसमें इसको टारगेट रखा गया कि कंप्लीट किया जाएगा।
इसके तहत अगर हम लोग देखें तो इम्यूनाइजेशन में आप देखो कि फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है। इट मीन्स कि पहले ही वैक्सीन ले लो तो ये डिजीज़ नहीं होगा। जैसे आप कोरोना वायरस देख रहे हो तो इसकी वैक्सीन आप ले लिए हो, अब ये आपके लिए हो गया है कि अगर आपने दोनों डोज ले लिया है तो इट मीन्स कि आपकी सीवियर कंडीशन नहीं होगी। कोरोना वायरस तो हो सकती है लेकिन सीवियर कंडीशन नहीं होगी, ठीक है। तो 12 यहाँ पे वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ को यहाँ पे इसके अगेंस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे वैक्सीन देने की बात की गई है। ओके, अब आइए आगे बढ़ते हैं। इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, तो बातें क्या की जा रही हैं। अभी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा ये लॉन्च किया गया है एक प्लेटफॉर्म जो कि है इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो आपका प्लेटफॉर्म है ये वेव अनेबल्ड होगा, ऑनलाइन है, नियर रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम है। इट मीन्स कि ऑनलाइन आपको जो भी हो रहा है अभी जिस समय पे जो काम हो रहा है उस वैसे ही आपको इन्फॉर्मेशन मिलते जाएगा। स्टेट ऑफ आर्ट ये सिंगल ऑपरेटिंग पिक्चर ये प्रोवाइड करेगी। इट मीन्स कि जो स्पेशल इन्फॉर्मेशन है ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा, जिससे कि जो डिजीज़ आउटब्रेक हुए हैं या फिर इससे रिलेटेड अगर कोई भी रिसोर्सेज है तो उसकी कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो प्रोवाइड की जाएगी। इट मीन्स कि यहाँ पे इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है जिसमें कि हेल्थ से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन है तो वो रियल टाइम में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर हम लोग इंटीग्रेटेड हेल्थ इन्फॉर्मेशन प्लेटफॉर्म की बात करें तो ये नेक्स्ट जनरेशन हाईली रिफाइंड वर्जन है किसका, तो इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम का। अब देखिए यूपीएससी कभी कभी ऐसा गेम खेलती है ना कि अभी जो नया स्कीम आ रहा है और उसका अगर नाम चेंज कर दिया गया है या पहले उसके जैसा कोई और स्कीम था तो उस पर फोकस कर देती है, ना कि अभी कुछ नया। तो ये देखिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस प्रोग्राम है। तो ये आपका प्रोग्राम था 2004 में इसको लॉन्च किया गया था। वर्ल्ड बैंक भी यहाँ पे सहायता दी थी। देखिए वर्ल्ड बैंक जो है बहुत सारे देशों में इस तरीके का हेल्प करती है लेकिन 100% फंड कभी भी नहीं देती है। ये 50% फंड देती है कि अगर किसी देश में डेवलप करना है तो उस बेसिस पे। तो इसका एम था कि जो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज्ड लेबोरेटरी बेस्ड जो आईटी अनेबल्ड डिजीज सर्विलांस सिस्टम है उसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, मेंटेन करना है, वो भी एपिडेमिक जो प्रोन डिजीजेस है उसके लिए। जिससे कि जो डिजीज़ ट्रेंड चलते आ रहा है कि किस तरीके से बीमारियां बढ़ती जा रही है और एक दूसरे में फैलते जा रही है, उस चीज़ को मॉनिटर किया जाएगा, डिटेक्ट किया जाएगा और उसके बाद अर्ली राइजिंग फेजेस में ही इसको जो है टैकल करने की कोशिश की जाएगी। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। साथ ही अगर हम लोग इसकी बात करें, ये नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, एक सेकेंड, हाँ, ये आप लोग देखो ये जो प्लेटफॉर्म है ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये वर्ल्ड का बिगेस्ट ऑनलाइन डिजीज़ सर्विलांस प्लेटफॉर्म है। इट मीन्स कि अगर कहीं पे भी कोई डिजीज़ अगर आउटब्रेक होती है तो उसके बारे में आपको इस प्लेटफॉर्म पे जल्दी से जल्दी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि वर्ल्ड का पहला ऐसा आप देख सकते हो कि सबसे बड़ा ऑनलाइन सर्विलांस प्लेटफॉर्म है और इसको नेशनल डिजिटल जो हेल्थ मिशन लाया गया है उसी के साथ इसको सिंक्रनाइज भी किया गया है। अब नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की बात करें तो ये भी आपको याद रखना है कि ये वॉलेंट्री हेल्थ केयर प्रोग्राम है। इट मीन्स कि इसके अंदर आपको आईडी कार्ड दिया जाएगा। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि हर किसी को आईडी कार्ड लेना ही है। अगर आपको लगता है कि आपको आईडी कार्ड ले लेना चाहिए तो आप ले सकते हो, नहीं तो नहीं ले सकते हो। तो दैट्स वाई ये वॉलेंट्री इन नेचर है। आपसे स्टेटमेंट में लिखा जाएगा कि ये मैंडेटरी इन नेचर है तो आप लोग वहाँ पे फंस सकते हो, ठीक है। अब आते हैं कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी देख लेते हैं। जैसे ट्रैकोमा न्यूज़ में था तो गैम्बिया है जो कि सेकंड अफ्रीकन स्टेट हो चुका है जिसमें कि ट्रैकोमा जैसी जो बीमारी है उसको एलिमिनेट किया गया है। इससे पहले घाना था अफ्रीका की, तो ये भी याद रखना है। एक्चुअली भी ट्रैकोमा जो है वो नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में काउंट होता है और ये लीडिंग इन्फेक्शन काउसेस है जिसके कारण आप देखो ब्लाइंडनेस हो रही है। पूरे वर्ल्ड वाइड जो यहाँ पे अंधापन हो रहा है वो ये एक ट्रैकोमा एक बीमारी है जिसे कहते हैं। और ये एक आई में इन्फेक्शन हो जाता है और एक बैक्टीरिया के कारण होती है जो कि इस तरीके का ब्लाइंडनेस लेकर आती है। और सबसे डरने की बात यह है कि ये कंटेजियस है। इट मीन्स कि अगर इस तरीके से आई या आईलिड्स, नोज़ या थ्रोट सिक्रेशंस को अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन का आप टच करते हो, उसके कांटेक्ट में आते हो, तो ये आपको भी ये बीमारी हो सकती है। WHO के द्वारा एक ग्लोबल एलिमिनेशन का टारगेट भी सेट किया गया था कि 2030 तक इसको एकदम एलिमिनेट करना है ग्लोबल लेवल पे। और इंडिया जो है ट्रैकोमा को 2017 में ही एलिमिनेट की थी। तो देखिए ट्रैकोमा फिर से न्यूज़ में आ चुका है। ये आपसे 3-4 स्टेटमेंट में पूछ लिया जाएगा। सबसे पहले याद रखना है कि गाम्बिया है, कौन सी देश है, गाम्बिया है, अफ्रीका की सेकंड कंट्री है, इससे पहले घाना है, ठीक है। तो ये दोनों जी से है, ये याद रखना है। अब ट्रैकोमा के बारे में आपको याद रखना है कि ये नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में काउंट होता है। थर्ड है कि WHO की क्या टारगेट है, तो 2030 तक टारगेट है। और हम लोग कब इसको, इंडिया का क्या यहाँ पे स्टैंड है, तो हम लोग 2017 में ऑलरेडी इससे जो है निजात पा चुके हैं, यानी कि मुक्त हो चुके हैं। फाइन, तो इतनी 3-4 पॉइंट अगर कोई भी टॉपिक है तो उससे रिलेटेड आपको ये एकदम रटी होनी चाहिए। जब एकदम क्रिस्टल क्लियर आपके माइंड में होगा ना, तब आप जब प्रीलिम्स में इस तरह के क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो एक तो कम टाइम में आप अटेम्प्ट करोगे, दूसरा है कि कंफ्यूज नहीं होगे, ठीक है। एनीमिया मुक्त भारत की अगर हम लोग बात करें तो ये एक स्ट्रैटेजी है जो कि 2018 में लॉन्च किया गया था
ऑब्जेक्टिव यही है कि एनीमिया प्रिवलेंस है जो हो रही है, जिस तरीके से एनीमिया की कंडीशन बढ़ती जा रही है उसको कम करना है। और ज़्यादा से ज़्यादा एनीमिया क्या है, खून की कमी है, जो कि बच्चों में, एडोलेसेंट में और विमेन में जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में होते हैं, जब बच्चियाँ बड़ी होती है तो उस समय खून की कमी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। आयरन डिफिशियंसी भी देखने को मिलता है कि आयरन की कमी के कारण, क्योंकि आपके बॉडी में अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा तो फिर उसके बाद खून की लेवल आपके बॉडी में कम हो जाएगी। ठीक है, तो आयरन डिफिशियंसी के कारण यहाँ पे एनीमिया देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम, AES, देखिए ईयर्स फर्स्ट, अगर हम लोग एक्यूट इंसेफ्लाइटिस सिंड्रोम्स की अगर हम लोग बात करें तो ये बिहार में रिपोर्ट किया गया था। काफ़ी ज़्यादा भयानक स्थिति हो गई थी। भयानक इसलिए हुई थी कि बच्चों में ज़्यादा ये अफेक्ट कर रहा था और बच्चों की जानें बहुत ज़्यादा जा रही थी। तो इसको कैटेगराइज किया गया है एक्यूट, यानी कि बहुत ही, आप देखो कि फीवर के साथ ये आता है, न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन होती है, यानी कि जो नर्व्स की प्रॉब्लम होती है, सर की प्रॉब्लम होती है, इसमें मेंटल कन्फ्यूजन हो जाता है, कोमा में बच्चे लोग चले जाते हैं। और ये सेवरल डिफरेंट वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट्स, इन सब के कारण जो होता है, ये किसी एक बैक्टीरिया वायरस के कारण नहीं होता। आप लोग देख सकते हो कि ये डिफरेंट जो प्रजाति है हमारे देश में, उसके कारण ये आपका हो सकता है। लोकली इसको जो है हम लोग चकमी बुखार कह रहे थे, बिहार साइड में आपको देखने को मिलेगा। और ये समर के टाइम में हुआ, जो फ्लड प्रोन डिस्ट्रिक्ट होता है ना, जैसे आप देखते हो कि हर एक जब मानसून का टाइम होता है तो ऑब्वियस है कि जुलाई मंथ में, जून जुलाई मंथ में बहुत गर्मी होती है, तो उस समय जो नॉर्थ बिहार होता है वो फ्लडेड होता है। हर एक साल ये आपको प्रॉब्लम देखने को मिलती है, और उस समय जो है इस तरीके की बीमारी निकल कर आई थी। ठीक है, फिर ग्वीनिया इबोला आउटब्रेक है। अब देखिए इबोला वायरस भी वापस से न्यूज़ में आ चुका है। तो ये देखने को मिला कि फ़र्स्ट टाइम ये डिज़ीज़ जो है रिपोर्ट किया गया है जब से ये इंड हुआ था वेस्ट अफ्रीका में। और इबोला वायरस डिजीज़ की अगर हम लोग बात करें तो ये काफ़ी रेयर है, डेडली डिजीज़ है, यानी कि जिसको भी होता है मैक्सिमम लोगों की जान चले जाती है। और ये वायरस आप देखो कि यहाँ पे जो इबोला वायरस डिजीज़ है वो लोकेटेड है मेनली कहाँ, तो सब सहारन अफ्रीका में। ठीक है, तो मेनली ये इबोला वायरस वहीं देखने को मिला, इसलिए ये ध्यान रखना है। फिर आते हैं न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन। अब ये आपको पता है कि 2020 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ गए थे। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि एक करंट अफेयर्स की मैगजीन ज़रूर आप लोग अच्छे से रिवाइज़ कीजिए, इसलिए मैं विज़न आइज़ की मैगजीन इस बार पूरे मंथ मैं रिवाइज़ करवा रही हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि मैं सिर्फ पढ़ाते रह गई थी, आपकी रिवीजन सीरीज़ नहीं आ पाई थी और काफ़ी क्वेश्चन फंस गए थे PT 365 से। तो मुझे इस बार यही लगा कि आपकी मैं रिवाइज़ भी करा देती हूँ, क्योंकि कई बच्चे खुद से नहीं कर पाते। जब वीडियोज़ आते हैं तो चलते फिरते आप लोग अपने कंफर्ट जोन में रह के इसको सुन भी लेते हो, तो एटलीस्ट आप लोग सुनो भी ध्यान लगाकर, तो काफ़ी चीज़ें आप लोग जो है ना रिवाइज़ कर लोगे। तो यहाँ पे आप देखो कि न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन आया था, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है जिनके द्वारा ये सप्लाई किए हैं। पहली बार मेड इन इंडिया ये वैक्सीन है जो कि सप्लाई किया गया है। न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन कहने का क्या मतलब है, एक्चुअली आप देखो कि न्यूमोकोकल इन्फेक्शंस जो होता है उसके अगेंस्ट में ये होता है, यानी कि कोई भी अगर बीमारी यहाँ पे न्यूमोकोकल बैक्टीरिया के कारण हो रही है तो ये वैक्सीन उसके लिए कारगर होगी, जैसे कि आपका निमोनिया वगैरह हो गया। तो कंजुगेट वैक्सीन जो है एक सब्सटेंस है जो कि आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे कॉम्प्लेक्स शुगर्स है ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरिया, एंटीजन फ्यूज होता है जिसमें कि टू अ कैरियर मॉलिक्यूल। ठीक है, एंटीजन फ्यूज टू अ कैरियर मॉलिक्यूल। चलिए ठीक है, जो भी है यहाँ पे ये समझिए कि कंजुगेट वैक्सीन होता क्या है। कंजुगेट वैक्सीन यानी कि एक तरीके का ऐसा वैक्सीन होता है ना जिसमें कि जो एंटीजेंस होते हैं, यहाँ पे आपका दो तरीके का एंटीजेंस को फ्यूज़ किया जाता है, यानी कि बॉडी में ये आपका वैक्सीन के थ्रू हमें इंजेक्ट किया जाता है। और ये होता है वीक एंटीजन भी और स्ट्रॉन्ग एंटीजन भी। तो जो वीक एंटीजन है ना, वो क्या होता है कि जब बॉडी के अंदर जाता है तो हमारे जो एंटीबॉडीज़ है वो एक्टिव हो जाते हैं और फिर उसके बाद जो है वो फाइट करने लगते हैं, और उससे क्या होगा कि हमारे इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो बेसिकली जो वैक्सीन होती है ना, वो किसी भी बीमारी का इलाज नहीं होता है, वो जस्ट आपके बॉडी में इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करती है जिससे कि आपकी बॉडी नेचुरली तरीके से रिकवर हो सके। तो ये है कंजुगेट वैक्सीन, जिसमें कि आपका वीक प्लस स्ट्रॉन्ग एंटीजेंस दोनों जो है वो आपके बॉडी में इंजेक्ट की जाती है, जिससे क्या है कि जो वैक्सीन है उसकी इफेक्टिवनेस और जो स्टेबिलिटी है वो इन्हांस हो पाती है। ये है आपका न्यूमोकोकल कंजुगेट वैक्सीन, यानी कि न्यूमोकोकल अगर बैक्टीरिया के कारण कोई भी बीमारी हो रही है तो उसमें ये वैक्सीन यूज़ किया जाता है। अगर इन मोस्ट अगर हम कंजुगेट वैक्सीन की बात करें तो यहाँ पे पॉलीसेक्राइड है जो कि अटैच किया जाता है डिप्थीरिया के साथ और टेटनस के साथ। ठीक है, और ये इम्यून सिस्टम है जो कि यहाँ पे रिकॉग्नाइज करते हैं ये सारे प्रोटीन्स बहुत ही ईजिली, और फिर उसके बाद जो स्ट्रॉन्गर इम्यून सिस्टम को जनरेट करते हैं। तो ये याद रखना है। और इनका साइड इफेक्ट भी है, यानी कि न्यूमोकोकल जो कंजुगेट वैक्सीन है इनका साइड इफेक्ट है, और ये फीवर से लेकर आपका जो है हेडेक, ये सारी चीज़ें होगी। साथ ही अगर देखें तो केटोप्रोफेन, तो केटोप्रोफेन है क्या, देखिए पेन किलर है ये,
तो मेनली ये चीज़ सजेस्ट की जाती है कि पेन किलर नहीं लेना चाहिए, और ये आप लोग भी जानते हो कि जहाँ पे भी दर्द हो रही है उस तरीके के दर्द को आप लोग पेन किलर से नहीं उसको ठीक कीजिएगा। तो बांग्लादेश जो है वो बैन कर चुकी है इस तरीके के पेन किलर को। तो केटोप्रोफिन जो है एक पेन किलर है जो कि वाइडली यूज़ किया जाता था, किस में, तो ह्यूमन बींग्स में नहीं, ये कैटल में यूज़ किया जाता था। ये डेक्लोफेनेक है और केटोप्रोफिन है, ये आपका नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, जो कि ये प्राइमरी थ्रेट होता है साउथ एशिया की वॉल्चर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा थ्रेट है, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। इंडिया में जो डेक्लोफेनेक ड्रग्स है ना वो बैन किया गया है यहाँ पे ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा, कब, तो 2006 में। अब देखते हैं यहाँ पे डिफेंस कैटेगरी में क्या क्या यहाँ पे टॉपिक न्यूज़ में, तो जल्दी जल्दी इसे भी कवर करते हैं। ये है अर्जुन मेन बैटल टैंक यानी कि MBT MK-1A। तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर के द्वारा ये हैंडेड ओवर किया गया है, हमारे देश में डेवलप हुआ हुआ, और ये जो अर्जुन मेन बैटल टैंक है ये इंडियन आर्मी को दी गई है, तो इसलिए ये ध्यान रखना है। एक्चुअली इसमें आप देखो कि कंप्यूटर कंट्रोल इंटीग्रेटेड फायर कंट्रोल सिस्टम है, यानी कि यहाँ पे फायर जो है उसको कंट्रोल करने के लिए सिस्टम है, और सारे लाइटनिंग कंडीशन में ये काम करेंगे। फिर है फाइथन 5, तो इंडिया की ये बनी हुई लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है जो कि तेजस है। इनमें ये आप देखो कि फिफ्थ जनरेशन ये ऐड किया गया है फाइथन 5। तो फाइथन 5 जो है ये एयर टू एयर मिसाइल है, ठीक है, हवा में ये मिसाइल है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। तो ये आपका तेजस के साथ ही इसको ऐड किया गया। हेलिना है और ध्रुवास्त्र है, ये सक्सेसफुली टेस्ट फाइट किया गया है। हेलिना ये आर्मी वर्जन है और ध्रुवास्त्र ये आपका इंडियन एयरफोर्स वर्जन है। थर्ड जनरेशन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, ठीक है। ये सिस्टम आपका सारे वेदर में चाहे रात हो या दिन हो ये आपका काम करेगा, और ये हमारे देश में ही इसको बनाया गया है जो कि DRDO के द्वारा। नैनो स्नीफर है, इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, वर्ल्ड का फर्स्ट माइक्रो सेंसर जो कि यहाँ पे एक्सप्लोसिव ट्रेस डिटेक्टर के ऊपर बेस्ड है, और ये माइक्रो इलेक्ट्रोकेमिकल मैकेनिकल जो सिस्टम है उसके ऊपर ये बेस्ड है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत याद रखना है। ऑल्टरनेटिव एनर्जी के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन लाया गया है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसको अनाउंस किया गया है इस साल के बजट में। तो जो भी बजट में आपका लाया गया है उसको तो आप लोग एकदम से रट्टे मार लीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन होते कितने तरीके के हैं, तो 4 तरीके के, ये ब्लू, ग्रीन, ब्राउन एंड ग्रे, ठीक है। ब्लैक हाइड्रोजन नहीं होते हैं, ठीक है। तो चलिए ब्लू हाइड्रोजन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे आप देखो कि मीथेन होते हैं, और CO2 जो है वो कैप्चर और स्टोर किया जाता है। ग्रीन हाइड्रोजन की बात करें तो रिन्यूएबल एनर्जी, क्योंकि ग्रीन ग्रीन है तो इससे याद रखना है कि जो रिन्यूएबल एनर्जी है उससे ये बना होता है, और इसमें कोई भी कार्बन डाइऑक्साइड इमिट नहीं होता, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का है। तो ग्रीन जो है वो बहुत हेल्दी हाइड्रोजन होती है। ब्राउन हाइड्रोजन की बात करें तो ये कोल से बना होता है, ब्राउन, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये इमिट होता है एटमॉस्फेयर में। ग्रे हाइड्रोजन की बात करूँ तो ये भी मीथेन से बनी होती है। तो ब्लू और ग्रे हाइड्रोजन जो है ये मीथेन से बनी होती है, और इसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इमिट होता है। तो इमिशन अगर आप देखोगे कार्बन डाइऑक्साइड का तो वो ब्राउन और ग्रे में होता है, ब्लू में ये कैप्चर्ड होता है, और ग्रीन में ये इमिशन होती ही नहीं है, फाइन। तो अगर हम लोग नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन की बात करें तो एक्चुअली ये मिशन एम्फेसाइज करेगा किसके ऊपर, तो जो हाइड्रोजन जनरेट होता है ग्रीन पावर रिसोर्सेज से, जिसे हम लोग ग्रीन हाइड्रोजन कह रहे हैं, उसके ऊपर यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ये जो मिशन है वो फोकस करेगा। बट इसके अलावा मैं की पॉइंट पे बात करती हूँ, क्या क्या बेनिफिट्स हैं ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी का यूज़ करने से। तो क्लीन सोर्सेज ऑफ एनर्जी होगा, ठीक है, पोटेंशियल है कि हम लोग यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे, चैनलाइज कर पाएंगे रिन्यूएबल एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा। और हाइड्रोजन जो यहाँ पे फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो बेटर होगा अगर हम लोग यहाँ पे बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल के कंपैरिजन में देखें तो। अगर आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे एप्लीकेशन पूछा जाता है कई बार हाइड्रोजन का, तो एनर्जी सेक्टर में अगर देखें तो इलेक्ट्रिसिटी में, हीट में, एक्सपोर्ट में, ट्रांसपोर्ट में ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। फीड स्टॉक की बात करें तो ये हर जगह आप देख सकते हो कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। हाइड्रोजन राउंड टेबल की बात की जाती है, तो हाइड्रोजन राउंड टेबल जहाँ के हाइड्रोजन इकॉनमी द इंडियन डायलॉग 2021 ये ऑर्गेनाइज किया गया है एनर्जी फोरम के द्वारा, एक इंडिपेंडेंट थिंक टैंक है, और फेडरेशन ऑफ इंडियन पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज़ है, एक एपेक्स यहाँ पे आप देखो कि सोसाइटी है जो कि हाइड्रोकार्बन सेक्टर्स में है ये, और ये काम कर रहे हैं किस मिनिस्ट्री के अंदर, तो मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर, ठीक है। इंडिया S2 अलायंस भी है, ये भी याद रखना है कि हाइड्रोजन अलायंस भी हम लोग यहाँ पे किए हैं, और ये अलायंस है एनर्जी और इंडस्ट्रियल फर्म का, जो कि चार्ट इंडस्ट्रीज़ और जो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड है उनके द्वारा ये लीड किया जा रहा है। ये जो अलाइंसेस है ना, इससे सरकार के एफर्ट्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल पाएगा। इसके थ्रू हम लोग नेशनल हाइड्रोजन पॉलिसी रोड मैप बना रहे हैं 2030 तक। नेशनल हाइड्रोजन फंड यहाँ पे क्रिएट करेंगे, हाइड्रोजन लिंक कैपेसिटी होगी, नेशनल हाइड्रोजन टास्क फोर्स और मिशंस होगा, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है। उसके अलावा एल्यूमिनियम एयर बैटरीज़ की अगर हम लोग बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड जो है उनके द्वारा एक जॉइंट वेंचर यहाँ पे
आप देखो कि है हम लोग इज़राइल के जो बेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप है उसके साथ मिल रहे हैं और यहाँ पे एल्यूमिनियम एयर बैटरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करने के लिए सोच रहे हैं। तो एल्यूमिनियम एयर बैटरी है क्या? एक्चुअली ये बैटरी है जिसमें कि एल्यूमिनियम एलॉय को यूज़ किया जाएगा और एज ए एनोड यानी कि पॉजिटिव चार्ज, और वाटर को यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट जैसे यूज़ किया जाएगा, और एयर इलेक्ट्रोड जो होगा ये कैथोड जैसा काम करेगा। तो यहाँ पे याद रखना है कि पानी भी होगा, वाटर एज इलेक्ट्रोड, और एयर भी होगा, और साथ ही एल्यूमिनियम एलॉय प्लेट्स को भी यूज़ किया जाएगा। ये काम कैसे करेंगे? तो एयर जो है एटमॉस्फेयर से इसको सक किया जाएगा एयर कैथोड सिस्टम में, जो कि कैटलिस्ट से बना होगा। तो इस तरीके से ये प्रोसेस तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, थोड़ा बहुत आपको बस आइडिया होना चाहिए। एल्यूमिनियम एयर बैटरी का अगर हम लोग लिथियम आयन बैटरी के ऊपर अगर हम लोग बेनिफिट्स देखें तो ये समझिए कि एल्यूमिनियम जो कि सस्ता होता है, हल्का होता है और मोर एनर्जी डेंस ऑल्टरनेटिव है। साथ ही अगर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे मच ग्रेटर रेंज होगा 400 किलोमीटर तक, और मोर यहाँ पे पर बैटरी स्टोरेज होगी। साथ ही अगर हम लोग एल्यूमिनियम प्लेट की बात करें तो ये अगर एल्यूमिनियम एयर बैटरी में इसको हम लोग रिसाइकिल भी कर सकते हैं और डायरेक्टली हम लोग इंडस्ट्रियल यूजेस के लिए इसको ट्रेड भी कर सकते हैं। वन ऑफ द की अगर डाउन साइड देखें, यहाँ पे अगर डिसएडवांटेज देखें तो ये है कि इसको हम लोग रिचार्ज नहीं कर सकते। जैसे कि लिथियम आयन बैटरी को बार बार रिचार्ज कर सकते हैं, तो एल्यूमिनियम एयर बैटरीज जो है वो रिचार्जेबल नहीं है, तो इसके बारे में ध्यान रखना है। उसके बाद मिसलेनियस देख लेते हैं। लार्ज हार्ड्रॉन कोलाइडर ब्यूटी एक्सपेरिमेंट। तो एक्चुअली ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये जेनेवा में ये आपका काम किया गया है, तो इसलिए दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसमें इंडिया का कोई भी रोल नहीं है, सो यू कैन स्किप इट वेरी इजली। ओके, अब यहाँ पे कुछ देख लेते हैं अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो कि है विज्ञान ज्योति प्रोग्राम। तो विज्ञान ज्योति प्रोग्राम का एम है कि इस टीम को प्रमोट करे। स्टेम स्टैंड्स फॉर साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स, जिसमें कि गर्ल्स स्टूडेंट पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि स्टेम में वो अपनी कैरियर बनाए। तो इसलिए विज्ञान ज्योति प्रोग्राम लाया गया है, और ये प्रोग्राम जो लॉन्च किया गया है ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा लॉन्च किया गया है, आज नहीं 2019 में ही। ठीक है, उसके बाद कपिला स्कीम है, यानी कि कलाम प्रोग्राम फॉर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लिटरेसी एंड अवेयरनेस है। ये स्कीम आपका इंप्लीमेंट किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि अवेयरनेस फैलाना है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर, जो कि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में देखने को मिलता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट क्या होता है? जब कोई इंसान अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके जब कुछ भी इनोवेट करते हैं, कुछ भी क्रिएट करते हैं, स्टार्टअप लेकर आते हैं, तो उसको हम लोग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहते हैं। टेक्नोग्राहीज है, टेक्नोग्राहीज ये मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च किया गया है। एक्चुअली टेक्नोग्राहीज ये स्टूडेंट होंगे टेक्निकल एजुकेशन के, जो कि आईआईटी, एनआईटी, इंजीनियरिंग, प्लानिंग और आर्किटेक्चर कॉलेज के। साथ ही ये स्टूडेंट जो है लाइव लेबोरेटरीज़ में ये विजिट करेंगे, और 6 लाइट हाउस प्रोजेक्ट जो कि साइट है यहाँ पे, और इसके लिए सीखेंगे, कंसल्ट करेंगे, जनरेट करेंगे कुछ नए आइडियाज़, कुछ सोल्यूशंस। तो ये पूरी टेक्निकल बेस्ड यहाँ पे आपका हाउस बनाया जाएगा। ठीक है, और है नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड 2020। तो बेसिकली ये याद रखना है कि नेशनल टेक्नोलॉजी अवार्ड्स जो है यहाँ पे नेशनल अवार्ड फॉर एमएसएमई और नेशनल अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स के लिए दिया जाता है, और ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि यहाँ पे आपका टेक्नोलॉजी ऑफ डेवलपमेंट बोर्ड है, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर ये काम करते हैं। उसके बाद एंस्टिंटीनियम है, तो ये आप लोग देखो कि एंस्टिंटीनियम ये एलिमेंट 99 है, जिसको कि पीरियोडिक टेबल में इंक्लूड किया गया। तो पीरियोडिक टेबल में आप जानते हो कि बहुत सारे यहाँ पे आपके एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें से 99 एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को यहाँ पे रखा गया, जिसको कि एंस्टिंटीनियम यानी कि एल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पे इसको रखा गया है। फिर है कैडमियम, डोप्ड सिल्वर, एंटीमोनी, टेलुराइड। तो ये न्यू लीड फ्री मटेरियल है, जो कि इफेक्टिवली आपका कन्वर्ट करेगा जो भी वेस्ट हीट है ना, उसको पावर में ये कन्वर्ट करेगा स्मॉल होम इक्विपमेंट और ऑटोमोबाइल्स में। ठीक है, तो ये बेस्ट किस में? थर्मो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन में, जो कि यहाँ पे अलाउ करता है कि इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की जो जनरेशन्स है उसके लिए। तो थोड़ा बहुत इसको ध्यान में रखना है, ये ज़्यादा तो इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लग रहा है। उसके अलावा आप देखो यहाँ पे है जेलेटिन स्टिक्स। तो जेलेटिन स्टिक्स ये क्या है? ये चीप एक्सप्लोसिव मटेरियल्स है, जो कि माइनिंग और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वर्क में ये काफ़ी यूज़ होता है। जैसे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर है, रोड है, रेल्स है, तो इन सारी चीज़ों में इसको यूज़ किया जाता है। एक्चुअली ये जो जेलेटिन स्टिक है इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो रेगुलेट की जाती है वो पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोजिव सेफ्टी जो ऑर्गेनाइजेशन है पीसो के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है। और पीसो किसके अंदर काम करे? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंदर काम करते हैं। ये नोडल एजेंसी है जो कि जितनी भी हैजार्डियस सब्सटेंस है, जैसे कि जिसमें आग लगने की डर होती है, एक्सप्लोजिव है, कंप्रेस्ड गैस है, पेट्रोलियम है, तो उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है,
सो गाइज़ हमारी साइंस एंड टेक की ये भी पोर्शन कंप्लीट हो गई है। बहुत ही जल्द आपको नेक्स्ट पोर्शन भी मिलेगा। कल्चर की लेसन आप लोग को नहीं मिली है तो मैं भी उसकी जल्दी से कोशिश कर रही हूँ कि आपको वो भी प्रोवाइड कर सकूँ। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखती हूँ। अगर आपको ये लेसन ज़्यादा हेल्पफुल लग रहे हैं तो उसके लिए लाइक कीजिए, और भी कुछ अगर आप लोग की डिमांड है तो कुछ भी सजेशन देना चाहते हैं या फिर आप लोग और भी कोई भी लेक्चर चाहते हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हो। साथ ही मिलते हैं कल हम लोग इसी टाइम पर। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। तो अब आते हैं हेल्थ में, और ये जो हेल्थ आपका टॉपिक्स देखने को मिल रहा है ये मई और जून की जो करंट अफेयर्स है उसका कवर कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो मई और जून में जो हेल्थ से रिलेटेड जो यहाँ पे टॉपिक है वो है नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ के तहत देखेंगे, जो कि काफ़ी न्यूज़ में था। और इस बार न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि 30 जनवरी को हम लोग यहाँ पर सेलिब्रेट करेंगे अब वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़। कोई भी डे अगर हम लोग सेलिब्रेट करते हैं तो उसका बस एक ही मकसद होता है कि लोगों में अवेयरनेस फैलाना, पहुँचाना, और लोगों तक ये जानकारी भी देना कि अच्छा कुछ ऐसे भी डिजीज़ है जो कि हम लोग यहाँ पे नेगलेक्ट करते हैं। और किस एरिया की बात की जा रही है, तो ट्रॉपिकल एरिया की बात की जा रही है। लेकिन ये जो नेगलेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ठीक है। कम्युनिकेबल डिजीज़ कहने का मतलब है कि एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं। फाइन, अगर आप बात कर रहे हो किसी से तो वो आपसे भी सामने वाले से आप पे भी फैल कर सकता है। और सबसे ज़्यादा ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल कंट्रीज़ में ये आपका प्रिवेल होता है। तो अगर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ की बात करें तो ये देखिए, ये बैक्टीरिया से भी हो सकते हैं, वायरस से भी हो सकते हैं, प्रोटोजोआ से भी हो सकते हैं, हेलमिंथ से भी हो सकते हैं। तो अगर वायरस की बात करें तो ये देखिए डेंगू है, चिकनगुनिया है, रैबिस है। साथ ही बैक्टीरिया की अगर हम लोग बात करें तो लेप्रेसी है, ट्रैकोमा है, यॉस है। और हेलमिंथ की बात करें तो इसमें इस तरीके का आप लोग देख सकते हो कि इतने सारे यहाँ पे हेलमिंथ में लिम्फेटिक फिलारिसिस भी है जिसको कि हाथी पाँव कहते हैं। प्रोटोजोआ में आप लोग देख सकते हो कितने सारे हैं। डिडियो नो में अगर हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट देखें तो 30 डे को तो हम लोग यहाँ पे वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ डे सेलिब्रेट करेंगे ही, लेकिन हम लोग लेप्रेसी डे भी यहाँ पे देखते हैं। क्यों? क्योंकि महात्मा गांधी जी की मार्टिरडम डे है, तो उन्हीं की याद में यहाँ पे लेप्रेसी डे भी हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड ईयर्स को सेलिब्रेट करती है लेप्रेसी डे को, वो भी लास्ट डे ऑफ संडे को, लास्ट संडे ऑफ जनवरी को, ठीक है। लेकिन हम लोग किस दिन देखते हैं तो 30 जनवरी को, तो ये भी याद रखना है। इंडिया में आप देखो कि वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कहा जाता है कि एब्सोल्यूट बर्डन है। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे यहाँ एटलीस्ट 11 मेजर नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ है जो कि प्रिवेल कर रही है। और हम लोग ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे भी डिजीज़ है जिसको एलिमिनेट कर सकते हैं, जिसमें कि आपका गुइनिया वॉर्म है, ट्रैकोमा है और यॉस है। ये तीनों भी आप लोग देखो, यानी कि यॉस किससे होता है तो ये बैक्टीरिया से होता है, ट्रैकोमा की बात करें तो ये भी बैक्टीरिया से होता है, और गिनिया अगर वॉर्म की बात करें तो ये हेलमिंथ से होते हैं। तो ये तीन ऐसे यहाँ पे डिजीज़ है जिसको कि हम लोग एलिमिनेट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी हमारे देश में जो है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा कि हम लोग इस चीज़ से जूझ रहे हैं। अब इनिशिएटिव देख लेते हैं WHO का। तो WHO के द्वारा भी कहा गया है कि 17th यहाँ पे वो रिकॉग्नाइज़ करें कि इसको हम लोग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज़ में इंक्लूड करें। और साथ ही साथ इनके द्वारा भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे देखो टाइम टू टाइम जो है वो स्कीम्स लाए गए हैं जिससे कि इसको एलिमिनेट कर सकें। साथ ही साथ अगर हम लोग बात करें तो WHO के द्वारा नए रोड मैप लाया गया है 10 साल का, जो कि 3 स्ट्रैटेजिक शिफ्ट किया जा रहा है जिससे कि सारे जो ट्रॉपिकल डिजीज़ है उसको नेग्लेक्ट कर सके, नेग्लेक्ट नहीं, उसको एलिमिनेट कर सके, ठीक है। फिर यहाँ पे फर्स्ट रोड मैप भी लाया गया है कि कैसे यहाँ पे कंट्रोल करना है, प्रिवेंट करना है, और इसको 2012 में ही पब्लिश किया गया था। फिर 5 पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन भी यहाँ पे दिया गया है WHO के द्वारा। तो यहाँ पे 5 पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन है जो कि रिकमेंड किया गया है WHO के द्वारा। तो ये है प्रिवेंटिव केमोथेरेपी, इनोवेटिव और इंटेंसिफाइड डिजीज़ मैनेजमेंट, वेक्टर कंट्रोल, पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट है, सेफ ड्रिंकिंग वाटर है, जूनोटिक डिजीज़ मैनेजमेंट करनी है। जूनोटिक डिजीज़ कहने का मतलब है कि वैसी बीमारी जो कि जानवर से ह्यूमन बींग में ये फैलता है, ठीक है, जस्ट लाइक कोरोना वायरस। बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल है जिनके द्वारा एक इनिशिएटिव लाया गया था कि काला आज़ार को एलिमिनेट करना है, और ये 2005 की ही कहानी है, पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसा ये है। तो हम लोग तीनों जो है इस तरीके की इनिशिएटिव लेकर आए हैं कि काला आज़ार को एलिमिनेट करना है। अब आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना कि क्या हम लोग काला आज़ार को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर पाए हैं कि नहीं। फाइन, अब आते हैं म्यूकोरमाइकोसिस, क्योंकि ये सारे जो है कोरोना वायरस से ही रिलेटेड है और काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है। तो म्यूकोरमाइकोसिस को यहाँ पे एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट 1897 के तहत इसको एपिडेमिक यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया गया। एपिडेमिक कहने का मतलब है कि कम टाइम में एक पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा लोगों को इफेक्ट कर रहा है, ठीक है। म्यूकोरमाइकोसिस जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के द्वारा कहा गया है कि ये एक फंगल इन्फेक्शन है जिससे बहुत सारे लोग अफेक्ट हो रहे हैं, और जो कि हेल्थ प्रॉब्लम से ऑलरेडी मेडिकेशन में है, मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं, तो वैसे लोगों को ये फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा जो है
अफेक्ट कर रहा है। इसको हम लोग ब्लैक फंगस भी कह रहे थे, क्योंकि ये जो है टिश्यूज़ को अफेक्ट कर रहा था, जो हमारे नाक के टिश्यूज़ है, और उसको ब्लैक कर दे रहा था, तो दैट्स वाई इसको ब्लैक फंगस कह रहे थे। इससे पहले इसको जाइगोमाइकोसिस कहा जाता था, क्योंकि ये काफ़ी सीरियस है और रेयर एकदम फंगल इन्फेक्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग देखें, कुछ एग्जांपल है यहाँ पे फंजाई का, जो कि जिसके कारण ये म्यूकोरमाइकोसिस होती है। तो ये सारे नाम भी आप लोग देख सकते हो। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो म्यूकोरमाइकोसिस जो है ये कंटाजियस नहीं है। इट मीन्स कि अगर किसी एक पर्सन को होता है तो उसके बगल में आप बैठोगे तो ये आप उनको टच करने से आपको नहीं फैलेगा, ठीक है। और वन कांट गेट इट फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन से ये जो है ट्रांसफ़र भी नहीं होगा। साथ ही ये पीपल और एनिमल के बीच में भी ये आपका जो है स्प्रेड नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। सिम्टम्स थोड़े बहुत हैं, जैसे कि ये सब आप देख सकते हो। प्रिवेंशन है कि पर्सनल हाइजीन करना है, यानी कि अपने बॉडी पार्ट्स को क्लीन और ड्राई रखनी है। एक्सेसिव मॉनिटर करते रहना है जो भी यहाँ पे डायबिटिक पेशेंट है। ट्रीटमेंट भी था यहाँ पे, एंटी फंगल मेडिसिन वगैरह चलाई जा रही थी, ठीक है। तो ये तो ब्लैक फंगस था जिसने बहुत आतंक फैलाया। उसके बाद आप लोग सुन रहे होंगे कि वाइट फंगस भी न्यूज़ में था, येलो फंगस भी न्यूज़ में था। तो वाइट फंगस जिसे हम लोग कैंडिडियासिस भी कहते हैं, तो जब ये फंगस जो है हमारे प्राइवेट पार्ट्स को अटैक करता है और वाइट कलर डिस्चार्ज जो है उससे होता है, तब इसको हम लोग वाइट फंगस कहते हैं। येलो फंगस यानी कि बिकॉज ऑफ येलो कलर का ये पस हो जाता है, जो कि उस एरिया में ये आपका फॉर्म होता है जहाँ पे ये फंगस जो है, फंगस के कारण उस एरिया में येलो कलर का पस हो जाता है, जिसको हम लोग येलो यहाँ पे फंगस कहते हैं, ठीक है। एस्परजिलोसिस भी है, जो कि यहाँ पे कॉमन मोल्ड के कारण भी होता है। तो इस तरीके से ध्यान रखना है कि कलर के हिसाब से इस सारे फंगस को जो है ना, जो भी बीमारी हो रही है तो उससे जो कलर फॉर्म हो रहे हैं उसके कारण ये सारे फंगस को कलर दिया गया है। लेकिन फंजाई के बारे में थोड़ा सा, इसके बारे में थोड़ा आपको पता होना चाहिए कि ये यूकारियोटिस है। यूकारियोटिस कहने का मतलब है कि ये सिंगल सेल्ड है या फिर मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिजम्स भी हो सकते हैं, और जिसके सेल में आप देखो डिस्टिंक्ट या फिर मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस ये कंटेन होता है। फंजाई को यहाँ पे सेपरेट किंगडम में रखा गया है, यानी कि दूसरे जो यूकार्योटिक किंगडम है जैसे कि प्लांटे, एनिमेलिया, प्रोटिस्टा, इन सब के से जो है इसको थोड़ा अलग रखा गया है। तो फंजाई आप लोग देख लो यूकारियोटिस है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है कि जो न्यूट्रिएंट साइकिल है उसके लिए और डिकम्पोजिशन के लिए भी। तो ये फंजाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होता है, तो इसलिए इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। ये ऑल अबाउट यहाँ पे फंजाई है। फीचर्स अगर आप लोग देखो तो ये मॉइस्ट और स्लाइटली एसिडिक होते हैं। ये लाइट और लाइट के बिना भी ग्रो होते हैं। कुछ फंजाई जो है वो सिंगल सेल्ड होते हैं और कुछ जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं। सिंगल सेल्ड अगर फंजाई की बात करें तो इसे ईस्ट भी कहते हैं, और कुछ फंजाई ऑल्टरनेटिव भी होते हैं। इट मीन्स कि उनमें सिंगल सेल्ड ईस्ट भी होता है, मल्टी सेलुलर फॉर्म्स भी होता है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो जो सेल वॉल होता है वो चिटिन होता है, और जो मल्टी सेलुलर फंजाई की जो बॉडी होती है वो सेल से बनी होती है और एक दूसरे को ये बैंड करके रखती है। न्यूट्रिशन की बात करें तो मोस्ट जो यहाँ पे फंजाई है ना, वो सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब करते हैं, जितने भी डेड सब्सटेंसेस हम लोग को देखने को मिलते हैं, और इसको हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। जब फंजाई एब्जॉर्ब करते हैं सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को, डेड सब्सटेंसेस, तो उसको हम लोग सैप्रोफाइट्स कहते हैं। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट वेरिएंट एंड स्ट्रेन्स ऑफ SARS-CoV-2, ठीक है। तो SARS-CoV-2 के बहुत सारे वेरिएंट्स निकल कर आए, स्ट्रेन्स भी देखने को मिले, तो इसलिए इसको समझना है। सबसे पहले आप समझो कि वेरिएंट्स, कोई भी चेंजेस अगर हम लोग को जेनेटिक सीक्वेंसेस ऑफ वायरस में देखने को मिलता है जब वो रेप्लिकेट करता है, इट मीन्स कि यहाँ पे 5 अगर इंसान हैं, तो मान लीजिए कि इसमें एक वायरस है, ये अगर इससे इसमें गया फिर इससे इसमें गया, तो इसकी जो नेचर है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी, और जैसे ही नेचर चेंज हो जाएगी तो कुछ सिम्टम्स भी चेंज देखने को मिलते हैं, और इसको हम लोग कह देते हैं कि ये नई टाइप के वेरिएंट है। और ये जो अपना वायरस हमेशा जो नेचर चेंज करता है इसको हम लोग म्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। और वायरस विथ न्यू म्यूटेशन जो है उसको हम लोग वेरिएंट कह देते हैं, कि वो अपना नेचर चेंज कर लिया, अब वो म्यूटेशन हो रहा है उसमें, इट मीन्स कि एक नया वेरिएंट निकल कर आ रहा है, ओके। सारे जो स्ट्रेन्स है वो वेरिएंट हो सकते हैं, बट सारे वेरिएंट्स जो है वो आपका स्ट्रेन नहीं हो सकता, तो इसको भी ध्यान रखना है। अब देख लीजिए यहाँ पे वेरिएंट क्लासिफिकेशन किया गया। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेज है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो ये कह रहा है ना कि हाँ, यहाँ पे प्रिडिक्ट किया गया है कि ऐसे जो वेरिएंट है वो ज़्यादा ट्रांसमिट होंगे, एक दूसरे से ज़्यादा ट्रांसमिट होंगे, ठीक है। साथ ही अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, इट मीन्स कि यहाँ पे एविडेंस है कि ये ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक से जो है दूसरे से ट्रांसमिट हो रहे हैं, और जो बीमारी की यहाँ पे सिवियरिटी है वो बढ़ते जा रही है।
साथ ही अगर हम लोग यहाँ पे वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस की बात करें तो इसमें कहा जा रहा है कि हाँ ये क्लियर एविडेंस है कि प्रिवेंशन मेजर्स और ये जो मेडिकल काउंटर मेजर्स है ना वो यहाँ पे अपनी इफेक्टिवनेस कम दिखा रहे हैं। इट मीन्स कि ये बहुत तेज़ी से ये वेरिएंट जो है फैलते जा रहा है। तो ये तीनों याद रखना है कि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट जिसमें कि ऐसा लग रहा है कि हाँ ये फैलेगा, एक दूसरे से ट्रांसमिट होगा। वेरिएंट ऑफ कंसर्न है जब ये थोड़ा बहुत एविडेंस मिल जाता है कि हाँ इस तरीके के जो वेरिएंट है वायरस के वो यहाँ पे ट्रांसमिट हो रहे हैं, एक दूसरे से फैल रहे हैं। लेकिन जब ये पूरी तरीके से फैल जाते हैं और ये एकदम क्लियर एविडेंस होता है कि हाँ ये वेरिएंट जो है ख़तरनाक है, इसमें जो है किसी भी तरीके का मेडिकेशंस का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है, तब इसको हम लोग कहते हैं कि हाँ वेरिएंट ऑफ हाई कॉन्सिक्वेंसेस। ओके, अब यहाँ पे देखिए WHO के द्वारा जो है लेवल दिया गया है SARS-CoV-2 की जितनी भी वेरिएंट है ये अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा कहा गया है। इट मीन्स कि इतनी वेरिएंट देखने को मिल रहा है। हमारे देश की क्या है तो B.1, 0.617.2 है, तो इसको डेल्टा कहा गया है, ये याद रखना है। लेकिन सबका आपको नाम याद रखना होगा। अल्फ़ा है UK का, बीटा है साउथ अफ्रीका का, गामा है ब्राज़ील का एंड डेल्टा है इंडिया का। तो ये चारों ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट, ग्लोबल सोडियम बेंचमार्क फॉर डिफरेंट फूड कैटेगरीज। तो यहाँ पे आपको सोडियम के बारे में मेनली समझना है। WHO के द्वारा रिकमेंड किया गया कि हम लोग को सॉल्ट और जो सोडियम है ना वो 5 ग्राम तक डेली इंटेक करना चाहिए और ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। सोडियम नेसेसरी होता है कि हमारी जो नॉर्मल सेल मेटाबॉलिज्म है उसको मेंटेन करके रखता है। हेल्दी प्लाज्मा होते हैं, हमारे जो नर्वस सिस्टम की जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होता है और ये नेचुरली फाउंड होता है। बहुत सारे फूड में आपको जो सोडियम देखने को मिलेगा, जैसे डेयरी प्रोडक्ट अगर आप खाते हो, दूध मीट ऊट खाते हो तो उसमें आपको जो है सोडियम काफ़ी मिल जाता है जो कि हमारे बॉडी को ज़रूरत होता है, ठीक है। अगर एक्सेस हम लोग यहाँ पे सोडियम इंटेक करते हैं तो इससे हमारा BP बढ़ जाएगा। ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है वो ज़्यादा नमक खाने से ही होता है और इसके कारण जो है कार्डियोवास्कुलर जो डिजीज़ेज़ होती है, हार्ट की बीमारी होती है, वो निकल कर आता है। तो ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। अब देखिए सारे जो कोविड-19 की वैक्सीन है, आप लोग यहाँ पे वैक्सीन ले लिए हो कि नहीं, दोनों डोज ज़रूर ले लीजिए जल्दी से जल्दी। और किसी ने अगर पहली डोज भी नहीं ली है तो प्लीज़ आप लोग जल्दी से जाके वैक्सीन लगवा लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग ये दोनों डोज़ कंप्लीट हो जाना चाहिए, जिससे कि आप लोग को मतलब कि अगर जो थर्ड वेव आए या ना आए आप लोग अपने सेफ जोन में रहिए। ओके, तो देखिए एस्ट्राजेनिका है, एस्ट्राजेनिका कोविशील्ड फ्रॉम सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ये आपका वैक्सीन देखने को मिलेगा। टाइप ऑफ कैसी वैक्सीन है तो एडिनो वायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म है ये। 2 इंजेक्शन लेने होंगे, यानी कि 2 डोज लेना होगा 12 वीक के यहाँ पे गैप में, ठीक है। और टेम्परेचर कितना चाहिए तो 2 से 8 डिग्री यहाँ पे सेल्सियस चाहिए। 6 महीने तक इसको रख सकते हैं। 82% इसकी एफिकेसी कही जा रही है। कोवैक्सीन है भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद के द्वारा इसको बनाया गया है। इनएक्टिवेटेड होल वीरियन प्लेटफॉर्म है। 2 इंजेक्शन इसकी भी लेनी है 4 से 8 वीक के गैप में। टेम्परेचर भी इसका सेम है। 81% इसकी एफिकेसी बताई गई है। फिर है स्पुतनिक वी जो कि रशिया का है। ये आप देखो 2 इंजेक्शन लेनी है 21 डेज़ के आपके गैप में और 3 मंथ्स इसको रख सकते हैं। 91% एफिकेसी इसकी कही गई है। जॉनसन एंड जॉनसन है जो कि सेफ वैक्सीन कहा जा रहा है और 66% इसकी जो है एफिकेसी है। सिंगल डोज है ये, ज़्यादा इसको सेकेंड डोज नहीं लेनी है। फाइज़र की अगर हम लोग बात करें तो ये जेनेटिक मटेरियल या फिर mRNA है। इसमें mRNA जो वैक्सीन है वो आपको फाइज़र देखने को मिलेगा। काफ़ी सेफ वैक्सीन है। 95% जो है ये सेकंड डोज के बाद देखने को मिलेगा। तो 2 यहाँ पे फुल डोजेस लेनी है 21 डेज़ के गैप में। लेकिन इसकी स्टोरेज जो टेम्परेचर है वो -70 डिग्री सेल्सियस है। साथ ही मॉडर्ना की बात करें तो ये भी जेनेटिक मटेरियल है और mRNA है। ये भी सेफ वैक्सीन है। मोस्टली आप देखो कि ये यहाँ पे बहुत ही कम इसकी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। 94% भी इसकी एफिकेसी बताई जा रही है। इसकी भी 2 फुल डोजेज़ है 28 डेज़ के गैप में और इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी है टेम्परेचर की वो -20 डिग्री सेल्सियस है। फिर है सिनोफार्म एंड सिनोवैक, ये भी इनएक्टिवेटेड वेक्टर्स है, काफ़ी सेफ़ है। यहाँ पे भी 79% आपको देखने को मिलेगा एफिकेसी है और सिनोवैक का 50% है। 2 फुल डोजेज़ है और इसका भी नॉर्मल टेम्परेचर में इसको स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए सारे वैक्सीन की यहाँ पे बहुत अच्छे से टेबल बना के बताई गई है। तो हर एक इन्फॉर्मेशन आपको याद रखना है, क्या पता क्वेश्चन कैसे बन जाए, ठीक है। ग्लोबल हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस की अगर हम लोग बात करें तो WHO और जो जर्मनी है उनके द्वारा न्यू ग्लोबल हब फॉर पेंडेमिक एंड एपिडेमिक इंटेलिजेंस जो है ये यहाँ पे आपका इस्टेब्लिश किया गया है। तो ये किसका पार्ट है तो WHO का ग्लोबल इमरजेंसी प्रोग्राम का पार्ट है। तो ये प्रोग्राम क्या है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये प्रोग्राम आपका 2016 में इस्टेब्लिश किया गया था WHO के द्वारा, जो कि जितने भी इमरजेंसी हेल्थ है उसको डील करेंगे। जो भी इमरजेंसी हेल्थ की ज़रूरत है उसको डील करेंगे। जैसे कोरोना वायरस आउटब्रेक हो गया तो क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत थी, इस बार ऑक्सीजन की ज़रूरत थी, बेड की ज़रूरत थी, है कि नहीं, बहुत सारी मेडिसिन की, वैक्सीन की ज़रूरत थी, साथ ही इंजेक्शन की ज़रूरत थी। तो
तो ये सारी चीज़ों को यहाँ पे इमरजेंसी प्रोग्राम है, यानी कि वर्ल्ड वाइड जो है कोई भी अगर डिजीज़ आउटब्रेक होती है तो उस समय किस तरीके की इमरजेंसी की ज़रूरत है वो सारी यहाँ पे नीड को फुलफ़िल किया जाता है। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले वन हेल्थ अप्रोच है। वन हेल्थ अप्रोच यहाँ पे WHO के द्वारा कहा गया कि हम लोग को यहाँ पे ह्यूमन बींग की हेल्थ की बात करनी है, प्लस इन्वायरमेंटल हेल्थ की बात करनी है, और जितनी भी स्पेसीज़ है उनकी हेल्थ की बात करनी है, यानी कि एनिमल हेल्थ की बात करनी है। ये तीनों की हेल्थ का अगर हम लोग ख्याल रखते हैं तो यहाँ पे निकल कर आता है वन हेल्थ अप्रोच। फिर है H10N3 बर्ड फ्लू। तो देखिए चाइना के द्वारा ये रिपोर्ट किया गया कि ये पहली ह्यूमन केस है H10N3। तो H10N3 आपसे पूछ लिया जाएगा कि क्या ये स्वाइन फ्लू है, बर्ड फ्लू है, क्या है, तो ये याद रखना ये बर्ड फ्लू है। लेकिन अभी तक ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं देखने को मिला है कि इससे ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम। तो SBS है सिक बिल्डिंग सिंड्रोम, एक तरीके का सिचुएशन है जिसमें कि आपका बिल्डिंग ऑक्यूपेंट एक्सपीरियंसेस एक्यूट हेल्थ और कंफर्ट इफेक्ट्स देखने को मिलेगा। और ये थोड़ा सा जो भी आपका टाइम स्पेंड है बिल्डिंग में उसमें ये देखने को मिलेगा, बट कोई स्पेसिफिक इलनेस या कॉजेस ये आइडेंटिफाई नहीं किया गया है। एरोजोल जो एयर में है ना वो इसका कोई रिस्पॉन्सिबल है। इट मीन्स कि अगर आप लोग घर पे रहते हो तो आपको कैसा यहाँ पे जो है घर में रहते रहते जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। फिर आते हैं यहाँ पे हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी। तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये टेक्निक काफ़ी यूज़ होता है लंग पैथोलॉजी के लिए। तो लंग्स के बारे में अगर पूरा डिटेल जानना है, क्योंकि आप लोग देखो कि HRCT जो है इस बार काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था जब सेकेंड वेव आया था, तो लंग्स में काफ़ी अफेक्ट हो रहा था कोरोना वायरस की ये वेरिएंट। तो कहा जा रहा था कि HRCT करा ले। तो इसलिए ये आपसे पूछा जा सकता है कि टोमोग्राफी जो है ये हाई रेजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी ये किस से रिलेटेड है, तो लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। फिर है 2-डीऑक्सी 2-ग्लूकोज 2DG है। तो ये आपका DRDO के द्वारा ये आपका लाया गया है कोरोना वायरस जो ओरल ड्रग्स है ये, तो इसको भी याद रखना है। ये कहा गया है कि फास्टर रिकवरी करेगा, जितने भी हॉस्पिटलाइज्ड पेशेंट है ना उनको ये देना है। मीन्स हम लोग को नहीं, जो ऐसे ही चलते फिरते रह रहे तो हम जैसे इंसान को नहीं देने, जो हॉस्पिटल में ऑलरेडी पेशेंट है उनको यहाँ पे फास्टर रिकवरी के लिए इस तरीके के ओरल डोजेस देनी है, ठीक है। और जो यहाँ पे ऑक्सीजन डिपेंडेंस है, यानी कि ऑक्सीजन में डिपेंडेंट है, उनको भी यहाँ पे कम किया जाएगा। फिर है यहाँ पे आप देखो कि सूत्र मॉडल। तो सूत्र मॉडल आपका किससे रिलेटेड है? सूत्र स्टैंड्स फॉर सस्टेनेबल अनडिटेक्टेड टेस्टेड रिमूव्ड अप्रोच। यहाँ पे 3 मेन पैरामीटर है, बीटा, रिच और एप्सिलॉन। तो बीटा यानी कि कॉन्टैक्ट रेट, जहाँ पे मेजर्स होगा कि कितने पीपल्स जो है इन्फेक्टेड पर्सन से वो कांटेक्ट में आए हैं और इन्फेक्ट किए हैं पर डे, एक दिन में। रिच में आप देखोगे कि यहाँ पे एक्सपोजर लेवल यहाँ पे आपका मेजर्स किया जाएगा पॉपुलेशन का। एप्सिलॉन जो है ये रेशियो है डिटेक्टेड और अनडिटेक्टेड केस का। तो ये सूत्र मॉडल भी याद रखना है, यहाँ पे कोविड-19 पैंडेमिक को देखते हुए ये आपका लाया गया है, ठीक है। डिफेंस सेक्टर में देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्रोजेक्ट P75I। तो ये आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि P75I क्या है ये। तो यहाँ पे सब मरीन जो है 6 कन्वेंशनल सब मरीन्स को यहाँ पे आपका कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। कालवरी, ठीक है, खारंज, ये सब है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसको डिफेंस मिनिस्टर यहाँ पे चेयर करते हैं, उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है कि जो कंस्ट्रक्शन है 6 कन्वेंशनल सबमरीन का। उसके बाद देखते हैं अग्नि प्राइम। तो अग्नि प्राइम है क्या? देखिए अग्नि मिसाइल है, तो यहाँ पे ये अग्नि प्राइम है जो कि शॉर्ट रेंज है, सरफेस टू सरफेस, ये याद रखना है, एक बैलिस्टिक मिसाइल है, ठीक है, जिनकी रेंज आपको यहाँ पे 1000 किलोमीटर से 1500 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। और ये जो पेलोड कैरी कर सकती है 1000 kg तक यहाँ पे, और न्यूक्लियर वॉरहेड जो है वो कैरी कर सकता है ये अग्नि प्राइम, तो याद रखना है। और डबल स्टेज जो मिसाइल है वो लाइटर होगा और मच स्लीकर होगा। अगर हम लोग यहाँ पे इससे पहले जो अग्नि 1 लाया गया था उसके कंपैरिजन में देखें तो अग्नि 1 भी शॉर्ट रेंज था, सरफेस टू सरफेस यहाँ पे बैलिस्टिक मिसाइल है, और इसका स्ट्राइक रेंज कितना था? तो 700 किलोमीटर से 1200 किलोमीटर है। लेकिन अब ये बढ़ा दिया गया है 1000 से यहाँ पे 1500 किलोमीटर तक इसकी स्ट्राइक रेंज है। तो याद रखना अग्नि प्राइम के बारे में, शॉर्ट रेंज, सरफेस टू सरफेस। प्रोजेक्ट सी बर्ड है। प्रोजेक्ट सी बर्ड की अगर हम लोग बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, और क्या डेवलप किया जाएगा? तो नेवल बेस यहाँ पे डेवलप किया जाएगा कर्नाटक में, और जो कि वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया में है, ठीक है। और इसी के तहत आप देखो कि लार्जेस्ट जो नेवल बेस है वो सुएज कनाल के ईस्ट में भी यहाँ पे डेवलप किया जा रहा है। तो इसको भी ध्यान रखना है कि यहाँ पे नेवल बेस को क्रिएट करने के लिए प्रोजेक्ट सी बर्ड लाया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइल की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे चाइना, रशिया, यूएस है जो कि यहाँ पे हाइपरसोनिक वेपन टेक्नोलॉजी को परस्यू कर रहे हैं। ये तीनों यहाँ पे कर चुके हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल जो है वो आपका स्पीड ऑफ मैक 5
सबसे हाईएस्ट स्पीड से ये आपका ट्रैवल करते हैं और हायर है यानी कि 5 टाइम्स ये फास्टर है जितना भी स्पीड ऑफ साउंड आपको देखने को मिलेगा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो आयरन डोम, जो कि आपने देखा था कि काफ़ी ज़्यादा ये न्यूज़ में था, जो इज़राइल और हमास वाली जो प्रॉब्लम थी। तो ये आयरन डोम एरियल डिफेंस सिस्टम है। तो ये जो एरियल डिफेंस सिस्टम ऑफ इज़राइल है, जो कि यहाँ पे आप देखो हमास अनमैन्ड एरियल व्हीकल के थ्रू जो है ये गाज़ा को क्रॉस किया गया था। तो ये मल्टी मिशन सिस्टम कैपेबल है, जो कि इंटरसेप्ट करते हैं, यानी कि जो शॉर्ट रेंज में जितने भी रॉकेट हो गया, आर्टिलरी है, मोटर्स है, उनको वो मार गिराते हैं बहुत ही शॉर्ट रेंज में, यानी कि 70 किलोमीटर के अंदर जितने भी यहाँ पे आपका रॉकेट वगैरह है उसको मार के गिरा देते। ये आयरन डोम ऐसा ताकतवर यहाँ पे आपका जो है एक आपको व्हीकल, अनमैन्ड एरियल व्हीकल देखने को मिलेगा। और ये ऑल वेदर सिस्टम है, यानी कि जैसी भी वेदर होगी ये काम करेगा और मल्टीपल टारगेट ये एक ही साथ कर सकता है, और इसको हम लोग लैंड और सी दोनों से यूज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट आते हैं मिसलिनियस में भी कुछ टॉपिक है, उसको देख लीजिए। तो लीडार है, लीडार कहने का मतलब है कि लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग है। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट लाया जा रहा है जो कि आप देखो लीडार टेक्नोलॉजी के लिए। तो लीडार टेक्नोलॉजी को 3D इमेजेस के लिए यूज़ किया जाता था और सर्वे किया गया है फॉरेस्ट एरिया में, जो कि आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, ये सब एरिया में आप देखो कि सर्वे किया गया है लीडार टेक्नोलॉजी को यूज़ करके। ओके, तो ये याद रखना है, लीडार टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ा बेसिक समझिए। ये रिमोट सेंसिंग टेक्नोलॉजी है, इट मीन्स कि सेंस करके यहाँ पे सारी चीज़ों को ये पता करते हैं, और यहाँ पे लाइट का यूज़ किया जाता है इन द फॉर्म ऑफ ये पल्स्ड लेज़र, जिससे कि ये रेंज को, डिस्टेंस जो है, टारगेटेड डिस्टेंस जो है किसी ऑब्जेक्ट का, उसको ये मेजर करते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो 3 डायमेंशनल इन्फॉर्मेशन भी ये यूज़ करते हैं, और वो भी कि अर्थ की जो शेप को, अगर ये सारी चीज़ें बताते हैं अर्थ की शेप के बारे में, तो ये 3D इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पे बताते हैं। ये रडार और जो सोनार है ना, जो यहाँ पे रेडियो और साउंड वेव यूज़ करते हैं, इसी के जैसा लीडार, रडार, सोनार, ये सब ऑलमोस्ट एक जैसा आपको देखने को मिलेगा। लीडार सिस्टम की अगर बात करें तो ये साइंटिस्ट को अलाउ करते हैं, कुछ यहाँ पे मैपिंग प्रोफेशनल्स भी है, उनको भी ये कहा गया है कि नेचुरल और जो मैनमेड इन्वायरमेंट है उसको भी वो यहाँ पे एग्जामिन कर सकते हैं विद एक्यूरेसी, प्रिसीजंस एंड फ्लेक्सिबिलिटीज़। ओके, तो लीडार को हम लोग कई तरीके का एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है, जैसे लैंड मैनेजमेंट, प्लानिंग एफर्ट्स, हज़ार्ड असेसमेंट, फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चर, जियोलॉजिकल मैपिंग, वाटरशेड, ये सारे जगह यहाँ पे यूज़ किया जा सकता है। ओके, अदर इंपॉर्टेंट न्यूज़ देख ले, यूनेस्को साइंस रिपोर्ट है। तो यहाँ पे ये टाइटल जो है इस रिपोर्ट का, रेस अगेंस्ट टाइम फॉर स्मार्टर डेवलपमेंट है। ये रिपोर्ट क्या मॉनिटर करते हैं कि साइंस गवर्नेंस जो वर्ल्ड वाइड है उसमें किस तरीके का ट्रेंड चल रहा है, उसको ये देखते हैं। इंडिया स्पेसिफिक की बात करें तो कहा जा रहा है कि एवरेज जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है रिसर्च और डेवलपमेंट के ऊपर पास्ट 2 डेकेड में देखें तो ये 0.75% जो है GDP का है, जो कि ब्रिक्स कंट्री में, इट मीन्स कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका में सबसे लोएस्ट हमारा है, यानी कि इंडिया का सबसे लोएस्ट है। ठीक है, लेकिन अगर नंबर ऑफ़ स्टार्टअप्स में देखें तो ये हर साल डबल होते जा रहा है 2016 से। साथ ही की बात करते हैं सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल एंड टेक्निकल हेल्प इंस्टीट्यूट, जो कि स्कीम आपका DST के द्वारा लाया गया, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साथ ही कहा जा रहा है, यानी कि 5 साथी सेंटर हर एक साल जो है नेक्स्ट 4 ईयर्स तक ये ओपन किया जाएगा। 3 सेंटर ऑलरेडी प्रेजेंट है, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और BHU वाराणसी में। इससे क्या होगा कि कॉमन सर्विस प्रोवाइड किया जाएगा एनालिटिकल टेस्टिंग के बेसिस पे, जो डुप्लीकेशन है उसको यहाँ पे कम किया जाएगा, और फॉरेन सोर्सेज का जो यहाँ पे डिपेंडेंसी है वो कम हो पाएगी। इसका एम है कि हमें प्रोफेशनली मैनेज करना है, जितनी भी सर्विस यहाँ पे लोगों तक पहुँचाई जा रही है, यहाँ पे एफिकेसी होनी चाहिए, लोगों तक जो है ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे पहुँचनी चाहिए, और एसेसिबिलिटी होनी चाहिए। ठीक है, जियोलाइट की बात करें तो एयर इंडिया के द्वारा पहली यहाँ पे जियोलाइट कार्गो फ्लाइट यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ इसको स्टार्ट किया गया है। जियोलाइट क्या है, ये क्रिस्टलाइन एल्यूमिना सिलिकेट्स है, जो पीरियोडिक अरेंजमेंट अगर देखें तो ये केजेस और चैनल का होता है। ठीक है, उसके बाद ड्राइड ब्लड स्पॉट टेस्टिंग टेक्निक है। ड्राइड ब्लड स्पॉट टेस्टिंग टेक्निक क्या है, तो ये एक इनोवेटिव मेथड है जिसमें कि जो बैंड सब्सटेंस उसको स्क्रीन किया जाएगा और फ्यू ड्रॉप्स ऑफ ब्लड को लेकर, ओके, तो ब्लॉटिंग पेपर होता है उसमें ब्लड डालेंगे तो ही उससे क्लियर पता चल जाएगा। जैसे आप लोग देखते हो कि वाडा है, यानी कि एक्चुअली यहाँ पे एक न्यूज़ था, चलिए इसको बता देती हूँ। एक्चुअली क्या किया गया, जो वाडा है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, इनके द्वारा अप्रूव किया गया कि ठीक है ड्राइड ब्लड स्पॉट टेस्टिंग टेक्निक को यूज़ किया जाए, वो भी टोक्यो ओलंपिक में। जैसे आप देखते हो कि बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं वो कुछ इस तरीके का वैक्सीन या फिर
कुछ मेडिसिन लेते जिनसे कि उनकी एनर्जी जो है ज़्यादा बूस्ट हो जाए और उनकी परफॉर्मेंस बेटर हो एज़ कंपैरिजन टू द नॉर्मल पर्सन। तो वो कुछ गलत तरीके से काम करते हैं जिससे कि उनकी एनर्जी बूस्ट हो जाती है और उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसको रोका जाता है। तो इसलिए यहाँ पे जितने भी प्लेयर्स हैं उनकी ब्लड को लिया जाएगा और इस ब्लॉटिंग पेपर में टेस्ट किया जाएगा। ब्लॉटिंग पेपर्स में डालते ही पता चल जाएगा कि उन्होंने इस तरीके की कोई मेडिसिन ले रखी है या नहीं। ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के बारे में देखें। ऐसे ही हमारे देश में जो है ये डोपिंग को रोकने के लिए हमारे यहाँ नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी है, बट ये वाडा है जो कि इंटरनेशनल इंडिपेंडेंट एजेंसी के तहत से इसको इस्टेब्लिश किया गया था। यहाँ पे की एक्टिविटीज़ क्या है कि रिसर्च होती है, साइंटिफिक रिसर्च है, एजुकेशन है, डेवलपमेंट है एंटी डोपिंग कैपेसिटी का, और ये मॉनिटर करते हैं जो वर्ल्ड एंटी डोपिंग कोड है। ये इस्टेब्लिश किया गया था 1999 में और लुसेंट डिक्लेरेशंस जो कि स्विट्ज़रलैंड में था उसी के तहत इसको यहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया था। तो ये वाडा काफ़ी न्यूज़ में था इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारी साइंस एंड टेक कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे कल्चर की जो PT 365 है उसे कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो आई होप कि आपको ये सीरीज़ हेल्पफुल लग रही हो। अगर हेल्पफुल लग रही है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। फिर भी कोई डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिए एंड मेक श्योर कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट हम लोग क्विक रिविजन सीरीज़ में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। आज हम लोग डिस्कस करने वाले विजन है इसके करंट अफेयर्स जो कि हमारी जुलाई मंथ की है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग साइंस एंड टेक की यहाँ पे लेसन देखने वाले हैं। ज़्यादा टॉपिक तो नहीं है, सिर्फ 2-3 टॉपिक है। इसे जल्दी से हम लोग यहाँ पे कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है और ये 3 टॉपिक हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज की लेसन। और एक छोटी सी न्यूज़ जो कि है विजन आइज टेस्ट सीरीज़ से रिलेटेड। टेस्ट सीरीज़ यहाँ पे अभी भी आपकी ऑन है, तो अगर आप लोग को लास्ट मोमेंट में भी अगर यहाँ पे सॉल्व करनी है तो ज़रूर आप लोग आकर यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। लास्ट 20 डेज़ में 20 टेस्ट अगर आप लोग सॉल्व करते हो तो आपकी कॉन्फिडेंस बहुत ही ज़्यादा बूस्ट होगी, आपकी रिवीजन भी बहुत बेटर तरीके से हो सकती है। तो इसके लिए ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो email ID है उसमें आप लोग को मेल करना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। तो चलिए साइंस एंड टेक में फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम न्यू कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, स्पेस टूरिज्म है। तो स्पेस टूरिज्म की बातें तो हम लोग हमेशा करते हैं, बट स्पेस टूरिज्म ये आपसे एक स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछ लिया जाएगा कि 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और बेस्ट डिस्क्राइब इस वर्ड को कौन से स्टेटमेंट कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आएगा। तो स्पेस टूरिज्म का कहने का मतलब है कि स्पेस ट्रैवल, ठीक है। इट मीन्स कि स्पेस में जो ट्रैवल करना है या फिर रिक्रिएशनल के लिए, लेजर के लिए, बिजनेस पर्पज़ के लिए, किसी भी पर्पज़ के लिए अगर आप लोग यहाँ पे स्पेस में ट्रैवल कर रहे हैं तो उसे हम लोग स्पेस टूरिज्म कहते हैं। बट स्पेस टूरिज्म में आपका डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स का देखने को मिलेगा। एक ऑर्बिटल है, एक सब ऑर्बिटल है और ल्यूनर स्पेस टूरिज्म है। तो एक एक करके देखेंगे। अभी तक ये बताया जा रहा है कि जो ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म है वो सिर्फ यहाँ पे परफॉर्म किया गया है रशिया के द्वारा, और रशिया की जैसे यहाँ पे स्पेस एजेंसी है जिसका नाम है रॉसकॉसमॉस। तो ये याद रखना है कि ऑर्बिटल स्पेस टूरिज्म जो है अभी तक सिर्फ एक ही कंट्री के द्वारा परफॉर्म किया गया है जो कि है रशिया। बट अब देखते हैं कि किसको हम लोग यहाँ पे व्हाट डू वी कॉल स्पेस एंड स्पेस ट्रैवल। तो अगर हम लोग फेडरेशन एरोनॉटिक इंटरनेशनल के द्वारा अगर हम लोग देखें तो स्पेस जो है वो स्टार्ट होता है 100 एल्टीट्यूड से, 100 किलोमीटर एल्टीट्यूड से, ठीक है, और 62 माइल्स, और इसके ऊपर आपका स्पेस है जितना भी 1 किलोमीटर तक आप ऊपर चले जाओ। उसके बाद यहाँ पे एक करमान लाइन देखने को मिलता है। करमाइन लाइन जो कि यहाँ पे आप लोग देखो जहाँ पे एटमॉस्फेरिक लिफ्ट नो लॉन्गर सपोर्ट्स अ फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे ऑर्बिटल वेलोसिटी से आपको देखो कि इसमें ज़रूरत होता है कि वो रिच करे और रिस्क फॉलिंग बैक टू द अर्थ। इट मीन्स कि ये छोड़िए, यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर से आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा कि एटमॉस्फेयर कहाँ तक है। तो ये आपको देखने को मिलेगा 85 किलोमीटर तक, 20 किलोमीटर जहाँ तक आपको टोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर 50 किलोमीटर, देन यहाँ पे मेसोस्फेयर 85 किलोमीटर, 100 किलोमीटर के आगे इससे ऊपर स्पेस कहते हैं हम लोग। तो करमान लाइन है जो कि 100 किलोमीटर में ही आपको देखने को मिलेगा ये स्पेस में, और एक एटमॉस्फेयर, और साथ ही साथ जो अपर एटमॉस्फेयर होता है, जैसे अपर एटमॉस्फेयर तो नहीं, जो आपका अपर यहाँ पे स्फेयर होता है उसके बीच का जो यहाँ पे एक लाइन है उसे हम लोग करमान लाइन कहते हैं, ठीक है। तो करमान लाइन याद रखिएगा, ये आपसे पूछ लिया जाएगा कि कहाँ है, तो कंफ्यूज मत होना। स्पेस ट्रैवल कहने का मतलब है कि 100 किलोमीटर से ऊपर। इट मीन्स कि अगर आप ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर में अगर ट्रैवल कर रहे हो तो इसको स्पेस ट्रैवल में काउंट नहीं किया जाएगा। स्पेस ट्रैवल में काउंट किया जाएगा जब आप करमान लाइन के बियॉन्ड अगर ट्रैवल कर रहे हैं, वहाँ जा रहे हो स्पेस क्राफ्ट के थ्रू, अगर किसी भी पैसेंजर को वहाँ भेजा जा रहा है तो उसको हम लोग स्पेस ट्रैवल कहेंगे। लेकिन ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल फ्लाइट में क्या डिफरेंस है ये समझिए।
ऑर्बिटल जो स्पेसक्राफ्ट होते हैं ना, वो यहाँ पे ऑर्बिटल उनका कुछ एक इस ऑर्बिट का एक वेलोसिटी होती है, स्पीड होती है, उसको यहाँ पे मेंटेन करना होता है। लेकिन सब ऑर्बिटल अगर फ्लाइट की बात करें तो इसमें स्पीड कम की ज़रूरत है, यानी कि लोअर स्पीड में ये काम चल जाता है, और इसमें पावर की भी ज़रूरत नहीं है कि वो यहाँ पे अपनी ऑर्बिट को अचीव करे। तो ये भी चीज़ें ध्यान रखनी है ऑर्बिटल और सब ऑर्बिटल में। आई होप कि ये डायग्राम आपके माइंड में क्लियर हो गया होगा। एक और डायग्राम है जिसे अर्थ ऑर्बिट कह रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के ऊपर आप लोग को पता है कि 200 से 500 किलोमीटर तक हम लोग इसको लो अर्थ ऑर्बिट कहते हैं। तो लो अर्थ ऑर्बिट जहाँ पे 23 माइल्स आपका हाईएस्ट सेल्फ प्रोपेल्ड जेट एयरक्राफ्ट होता है। फिर मीडियम यहाँ पे ये ऑर्बिट है जहाँ पे करमान लाइन है। तो करमान लाइन भी आपको जो है देखने को मिलेगा कि ये मीडियम अर्थ ऑर्बिट और जो लोअर अर्थ ऑर्बिट है उसके बीच में है। तो इस तरीके से भी पूछ लिया जाए तो ये भी ध्यान रखना है। उसके आगे आप लोग देखो कि यहाँ पे लो ऑर्बिट के अपर लेयर में क्या है, तो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। तो ये भी हमारे लो अर्थ ऑर्बिट में ही होता है, लेकिन ये अपर लेयर में होता है, तो इसको भी ध्यान रखना है। ठीक है, अभी हम लोग जो भी स्टडी कर रहे हैं ये प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हैं। बाद में मुझे अगर टाइम मिलेगा तो मैं इसे ज़रूर और भी बेटर तरीके से डिस्क्राइब करके आप लोग के साथ यहाँ पे डिस्कस करूँगी। अभी क्या है कि जो प्रीलिम्स आ रहा है उसके लिए आप लोग फटाफट यहाँ पर रिवाइज़ कर लो। जुलाई मंथ की मैगजीन कंप्लीट करने के बाद मैं अगस्त मंथ की भी मैगजीन ज़रूर से ज़रूर आप लोग के साथ शेयर कर लूँगी इसी 20 डेज़ में। फाइन। सो चलिए फास्ट तरीके से यहाँ पे हम लोग कंप्लीट करते हुए चलते हैं। ऑरोरा स्टेशन की बात की जा रही है जो कि यहाँ पे ओरियन स्पेस के द्वारा इसको डेवलप किया गया है, और ये ऑर्बिट करती है, यानी कि 16 टाइम्स ईच डे जो है ये आपको देखने को मिलेगा, ये ऑर्बिट करती है। बट इतना जानने का आप लोग को ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग बात करें कि की मार्केट ड्रिवन क्या है, स्पेस टूरिज्म क्या आज के डेट में हम लोग क्यों बात करें, तो स्पेस टूरिज्म जो मार्केट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2025 तक ये काफ़ी रिच हो जाएगा, $1.3 बिलियन तक पहुंच सकता है। तो इसलिए यहाँ पे आज के डेट में स्पेस टूरिज्म में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है, तो चलिए जो भी है बेटर है, लेकिन काफ़ी इश्यूज़ भी हैं। कोई नहीं, आप ये समझो यहाँ पे कि आज तक कोई भी इंटरनेशनल स्पेस लॉज नहीं है, यानी कि स्पेस टूरिस्ट कौन हो गया, स्पेस टूरिस्ट इस चीज़ को डिफाइन करने के लिए कोई भी इंटरनेशनल लेवल पे कानून नहीं है। आज के डेट में जो स्पेस के लिए जो एक ट्रीटी की गई है जिसे आउटर स्पेस ट्रीटी कहते हैं, और इस आउटर स्पेस ट्रीटी का जो मेंबर है वो इंडिया भी मेंबर है। इस ट्रीटी को हमने भी साइन किया है, रेटिफाई किया है, हमारे देश में भी इससे रिलेटेड कानून है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कल ही मैं यहाँ पे लेसन ली हूँ जो साइंस एंड टेक का आपका अपडेटेड मटेरियल 2 का था, तो उसमें आपको बताना है कि स्पेस ट्रीटी से रिलेटेड कौन सी ऐसी 2 है। एक तो यहाँ पे आउटर स्पेस ट्रीटी हो गया, एक और कानून है जिसको हमने साइन कर रखा है। ठीक है, आर्टेमिस अकॉर्ड हम लोग पढ़ रहे थे। आर्टेमिस अकॉर्ड जो कि नासा के द्वारा लाया गया, उसको अभी तक हम लोग साइन नहीं किए हैं, लेकिन उसके अलावा स्पेस ट्रैवल करने के लिए और स्पेस में हम लोग और रिसर्च वगैरह करने के लिए कौन सी 2 ऐसी ट्रीटी है जिसे हम लोग ज्वाइन किए हैं, तो उसके बारे में आपको बताना है। साथ ही आप देखो कि आउटर स्पेस ट्रीटी ही है सिर्फ, लेकिन आउटर स्पेस ट्रीटी में ऐसा स्पेस ट्रैवल के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसमें सिर्फ आपका एस्ट्रोनॉट, साथ ही कुछ यहाँ पे स्पेस क्राफ्ट है उसके लिए कुछ कानून रखे गए हैं, बस। ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे आपका ये टूरिस्ट के बारे में कुछ कहा जा रहा है, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑथराइजेशन इशू है, एक मेन चैलेंज यहाँ पे यही है। इट मीन्स कि आपको पता है कि अगर स्पेस में कोई भी व्हीकल को सेंड करना है तो एक कंपलसरी यहाँ पे है कि नेशनल और इंटरनेशनल स्पेस लॉज को कि उनको ऑथराइज़ करना ही होता है। इट मीन्स कि आउटर स्पेस जो ये ट्रीटी है, ये कानून है, इसके आर्टिकल 6 में यहाँ पे लिखा गया, और उसके अकॉर्डिंग जो है कोई भी अगर नेशनल इंटरनेशनल स्पेस लॉ है तो उनको ऑथराइज़ करना होता है कि ठीक है, स्पेस में कोई अगर व्हीकल सेंड कर रहे हैं तो वो कर सकते हैं। इंडिया की अगर हम लोग वेंचर देखें स्पेस टूरिज्म में हमने कभी किया है या हमारी कोई प्रोग्राम है क्या, तो आपको पता है कि हमारा गगनयान मिशन है जो कि 2022 का टारगेट है। देखिए 2021 इस साल के लास्ट में दिसंबर में एक बार इसका ट्रायल होगा, लेकिन फाइनल जो हम लोग यहाँ पे भेजेंगे 2022 में होगा, जिसमें कि 3 ह्यूमन बीइंग हमारे स्पेस में जाएंगे। तो ये मैंड मिशन है, यानी कि लोग यहाँ पे जाएंगे, लेकिन 2021 दिसंबर में जो ये ट्रायल होगा ये अनमैंड होगा, यहाँ पर कोई भी जो है इंसान नहीं जाएंगे। तो इसको ये हमारा एक काइंड ऑफ कह सकते हैं कि स्पेस ये ट्रैवल करने के लिए जा रहे हैं। 7 दिन रहेंगे हमारे जो 3 ह्यूमन बींग जा रहे हैं, 3 लोग जो स्पेस में जा रहे हैं, तो इसको हम लोग कह सकते हैं कि हाँ, हम लोग भी इस तरीके से स्पेस टूरिज्म में अपना जो वर्चस्व है वो हम लोग बढ़ा रहे हैं, है कि नहीं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्पेस टूरिज्म। अब आते हैं एक छोटी सी आर्टिकल है, इसको समझिए, बायोटेक प्राइड गाइडलाइंस। तो ठीक है, बायोटेक प्राइड जो है इट मीन्स की प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन थ्रू डेटा एक्सचेंज। तो कुछ गाइडलाइंस है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के तहत काम करते हैं, उनके द्वारा ये रिलीज़ की गई है। बायोलॉजिकल डेटा कहने का क्या मतलब है? बायोलॉजिकल डेटा जैसे आप देखते हो कि डेमोग्राफिक डेटा होता है, बायोलॉजिकल डेटा होता है। डेमोग्राफिक डेटा में क्या क्या आता है? आपका नाम, एड्रेस,
आपकी एज, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी चीज़ें। लेकिन बायोलॉजिकल डेटा में जब भी आप आधार बनाए हो तो आपका बायोलॉजिकल डेटा लिया जाता है। इट मीन्स कि आपकी फिंगर प्रिंट ली जाती है और इरीज स्कैन ली जाती है कि नहीं। तो आपके शरीर से रिलेटेड अगर कोई भी डेटा लिया जा रहा है तो उसको हम लोग बायोलॉजिकल डेटा कहते हैं। अब यहाँ पे डीएनए सीक्वेंस डेटा भी हो जाता है, आरएनए सीक्वेंस डेटा भी हो जाता है, जीनोटाइप डेटा भी हो जाता है, एपीजीनोमिक डेटा भी हो जाता है, प्रोटीन स्ट्रक्चर डेटा भी हो जाता है। तो ये सारे डेटा को हम लोग बायोलॉजिकल डेटा कह रहे हैं। अगर कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बायोलॉजिकल डेटा की बात करें तो ये हाईली कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। और साथ ही साथ आप देखो कि यहाँ पे काफ़ी वेरिएबिलिटी है। और अगर हम लोग देखें कि ये जो डेटा है इसको शेयर करने का क्या यहाँ पे बेनिफिट है, तो यहाँ पे क्या है कि रिसोर्सेज को हम लोग बेटर तरीके से यूज़ कर पाएंगे और न्यू अप्रोचेस यहाँ पे रिसर्च के लिए निकल कर आ पाएगा। अनइंटेंशनल जो गलतियाँ होती है, एरर्स होती है, वो कम हो पाएगा। ईज़ इन फाइंडिंग है, यानी कि फाइंडिंग में काफ़ी आसान हो पाएगा। सोशल बेनिफिट्स है, इट मीन्स कि आप लोग देखो कि हर एक तरीके का बेनिफिट इससे निकल कर आएगा। तो बस इतनी बातें आपको पता होना चाहिए, फर्दर इसमें कुछ खास बात है नहीं। इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन्स। जैसे कि आप देखते हो कि बहुत तरीके के वैक्सीन होते हैं, आरएनए वैक्सीन, डीएनए वैक्सीन, प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन। तो इसी तरीके से न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है। तो ये है क्या, जो जाइडस कैडिला है, एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है, इन्होंने अप्रोच किया है ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, जो कि वो कह रहे हैं कि कोविड-19 से जो इमरजेंसी अप्रूवल लेने के लिए, कोविड-19 की वैक्सीन के लिए, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो कोविड-19 की जितनी भी वैक्सीन को अप्रूवल दिया गया है, चाहे वो कोविशील्ड हो या कोवैक्सीन हो, ये किया गया है डीजीसीआई के द्वारा, डीसीजीआई के द्वारा। इट मीन्स कि डायरेक्टर कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया, ओके। इनके द्वारा हमारे यहाँ परमिशन दी जाती है, याद रखिएगा, ये भी कहीं पूछ ना लिया जाए। अब यहाँ पे अगर हम लोग जाइडस कैडिला की बात करें, जो कि यहाँ पे आपका न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन है, तो ये वर्ल्ड का पहला डीएनए वैक्सीन हो जाएगा, ठीक है। सारी वैक्सीन जो है वो आरएनए वैक्सीन थी, ये चीज़ें भी आप लोग को याद रखनी है। और भी तरीके की वैक्सीन है, बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। कल ही आपकी ये लेसन अपलोड हुई है, प्लीज़ आप लोग उसको देख लीजिएगा। जो अपडेटेड मटेरियल सेकंड है ना, PT 365 विजन आइज की, उसकी साइंस एंड टेक की पोर्शन देख लीजिएगा। उसमें पूरी तरीके से हेल्थ के बारे में मैं डिस्कस की हूँ, वैक्सीन के बारे में भी है। तो वर्ल्ड फर्स्ट अगर हम लोग डीएनए वैक्सीन की बात करें, और यहाँ आई बटन पे भी मैं अपलोड कर दूँगी, आप लोग क्लिक करके देख लेना। तो वर्ल्ड की ये फर्स्ट डीएनए वैक्सीन हो जाएगी। तो आपसे पूछा जाएगा कि वर्ल्ड की फर्स्ट डीएनए वैक्सीन कौन सी है, तो ये है जाइडस कैडिला, ओके। यहाँ पे दोनों डीएनए और आरएनए जो है ये दोनों टाइप होते हैं, जिसे हम लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन कहते हैं। और न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन को हम लोग जीन बेस्ड वैक्सीन भी कहते हैं। तो प्रोटीन बेस्ड वैक्सीन होता है, जीन बेस्ड वैक्सीन होता है। तो डीएनए आरएनए वैक्सीन को हम लोग यहाँ पे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन कहते हैं, और इसी को हम लोग जीन बेस्ड वैक्सीन भी कहते हैं। न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन की बात करें तो ये जेनेटिक मटेरियल को यूज़ करते हैं। मीन्स जो वायरस के कारण जो बीमारियां होती है ना, उससे वो जो जिन को यहाँ पे अफेक्ट करता है, उससे यहाँ पे वैक्सीन बनाई जाती है। और बैक्टीरियम भी, जो कि इम्यून सिस्टम को ये और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट करें। इम्यून रिस्पांस, जो कि आप जानते हो कि जब हमारे बॉडी में कोई भी यहाँ पे बैक्टीरिया जाते हैं, वायरस जाता है, तो हमारे बॉडी की जो एंटीबॉडी है ना, वो यहाँ पे बन जाती है। और एंटीबॉडी जो है वो फाइट करती है जितनी भी तरीके की बैक्टीरिया और वायरस हमारे बॉडी में इंटर करता है। तो इम्यून सिस्टम जिसकी स्ट्रॉन्ग है, कहने का मतलब है कि वो उनके बॉडी में एंटीबॉडीज़ अच्छी तरीके से बनती है, ठीक है। डीएनए और आरएनए की अगर हम लोग बात करें तो ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि हमारे सेल्स को ये इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि वो प्रोटीन को कैसे यूज़ करे और बनाए। वैसे ही अगर हम लोग सेल में देखें तो डीएनए जो है उसको सबसे पहले mRNA में कन्वर्ट किया जाता है। एक सेकेंड, डीएनए को जो है देखिए, ये mRNA में कन्वर्ट होगा, और फिर उसके बाद mRNA जो है वो यहाँ पे बताएगा और स्पेसिफिक जो प्रोटीन है उसको बनाएगा। यानी कि यहाँ पे आप देखो कि मैसेंजर आरएनए जो है वो यहाँ पे जितने भी तरीके की प्रोटीन बनानी होती है, कैसी प्रोटीन बनानी होती है, वो यहाँ पे ये बताते हैं, ओके। तो ये आपको प्रोसेस याद होना चाहिए। डीएनए से ये आरएनए में कन्वर्ट होता है, mRNA में, मैसेंजर आरएनए में, ठीक है। और मैसेंजर आरएनए जो है वो सेल को बताता है कि कैसे उसको प्रोटीन बनाना है, ठीक है, जिससे कि हमारे ह्यूमन बॉडीज़ में इम्यून सिस्टम और ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट हो। अब आते हैं, देखिए, अब अगर डीएनए वैक्सीन के अगर केस में देखें तो डीएनए जो पीस ऑफ डीएनए है वो इनकोडिंग द एंटीजन इज़ द फर्स्ट इंसर्टेड इनटू अ बैक्टीरियल प्लाज्मिड। तो प्लाज्मिड क्या होता है, एक छोटा सा होता है, यानी कि सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल ही आप देखो, जो बैक्टीरिया या फिर कुछ और सेल में ये प्रेजेंट होते हैं, उसको हम लोग प्लाज्मिड कहते हैं। तो जो बैक्टीरियल प्लाज्मिड है उसमें सबसे पहले जो एंटीजन होते हैं उसको एक पीस ऑफ डीएनए जो है वो इनकोड करता है। लेकिन वही आरएनए वैक्सीन की बात करें तो ये जो एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है mRNA में, उसको इनकोड करता है, ठीक है। mRNA मैसेंजर आरएनए है, उसको यहाँ पे जो एंटीजन ऑफ इंटरेस्ट है उसको इनकोड करता है। लेकिन डीएनए की बात करें तो यहाँ पे जो एंटीजन है वो फर्स्ट इंसर्ट होता है किसमें, बैक्टीरियल प्लाज्मिड में। तो ये दो डिफरेंसेस को भी ध्यान रखना है। वैसे न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन का क्या यहाँ पे एडवांटेज है,
देखिए न्यूक्लिक एसिड वैक्सीन यानी कि डीएनए वैक्सीन, आरएनए वैक्सीन, ये सेफ़ और नॉन इन्फेक्शियस है। इसको लेने से आप सेफ़ रहोगे, नॉन इन्फेक्शियस रहोगे, और ये स्ट्रॉन्गर टाइप ऑफ इम्यूनिटी भी जनरेट कर सकते हैं, और ज़्यादा जल्दी से जल्दी ये रैपिडली प्रोड्यूस भी होता है। इसमें जो है हाँ, ये याद रखिएगा, जल्दी से जल्दी ये आपका प्रोड्यूस भी होता है। लेकिन और तरीके के वैक्सीन हम लोग देख लेते हैं, क्या पता इससे क्वेश्चन बन जाए। इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन है, वायरल वेक्टर वैक्सीन है। तो तीनों का क्या मतलब होता है, तीनों वैक्सीन में क्या क्या यहाँ पे कॉम्पोनेंट होते हैं। इनएक्टिवेटेड अगर हम लोग वैक्सीन कहें तो इसमें कहा जाता है कि जो डिजीज़ कैरिंग वायरस और बैक्टीरियम है, और कोई भी वन जो बहुत ही इससे सिमिलर हो, इनएक्टिवेटिंग हो, या फिर इसको मार कर जो है इसको यूज़ किया जाता है। जैसे कोरोना वायरस है, तो कोरोना वायरस को जो है इसी वायरस को मार कर इसमें कुछ और केमिकल्स वगैरह, हीट, रेडिएशंस वगैरह, ये सारी चीज़ों को ऐड ऑन करके ये क्या करते हैं, वैक्सीन बनाते हैं, ठीक है, इसको मार कर। तो ये याद रखिएगा, इसको क्या कह रहे हैं, इसको हम लोग कह रहे हैं इनएक्टिवेटेड, यानी कि एक्टिव नहीं है, मर चुका है। लाइव एटीन्यूटेड, जैसे कि नाम में ही पता है कि लाइव है, जिंदा है, इट मीन्स कि इसमें लिविंग जितने भी वायरस, जिंदा वायरस होते हैं ना, उसको क्या कर दिया जाता है कि थोड़ा वीकेंड कर दिया जाता है, उनको कमज़ोर कर दिया जाता है, कुछ एनेस्थीसिया सुंघाकर उनको बेहोश कर दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा कि लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन वो वैक्सीन होते हैं जिसमें कि लाइव वायरस को यूज़ किया जाता है, बट यहाँ पे लाइव वायरस को ही नहीं यहाँ पे इंजेक्ट किया जाता है, थोड़े बेहोशी फॉर्म में ये वायरस को इंजेक्ट किया जाता है। तो लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन जो है, जैसे आप देखो मेजल्स की वैक्सीन लो, या फिर रुबेला वैक्सीन लो, चिकन पॉक्स या फिर शिंगल्स की वैक्सीन लो, तो ये सारे वैक्सीन लेने से क्या होता है, अगर ये विकेट फॉर्म ऑफ जो यहाँ पे कमज़ोर तरीके के वायरस को अगर हमारे बॉडी के अंदर भेजा जाता है, तो कितने भी हमारे यहाँ पे एंटीबॉडीज़ डेवलप होते हैं। तो एंटीबॉडीज़ डेवलप होता है तो वो क्या करते हैं, हमारी जितनी स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम होगी ना, उतनी ही ज़्यादा एंटीबॉडी डेवलप होगी, और एंटीबॉडी डेवलप होगी तो इस तरीके के वायरस से लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी में बढ़ेगा। तो इसीलिए हमारे बॉडी में इस तरीके का जो है थोड़े कमज़ोर फॉर्म के वायरस को इंजेक्ट किया जाता है, जो कि लाइव एटीन्यूटेड वैक्सीन से की जाती है। वहीं अगर वायरल वेक्टर वैक्सीन की बात करें, तो वायरल वेक्टर वैक्सीन जो है ये सेफ वायरस को यूज़ करते हैं, जो कि एक स्पेसिफिक सब पार्ट में, जिसको कि हम लोग प्रोटीन कहते हैं ना, उसमें डिलीवर किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखो कि ये सेफ वायरस होते हैं, लेकिन हमारे बॉडी को कोई हार्म नहीं पहुँचा सकते, ये अच्छे वायरस होते हैं जिसको कि हमारे सब पार्ट में इसको भेजा जाता है। और ये आप लोग देख सकते हो कि इबोला वायरस है, तो इबोला वायरस जो हुआ था, तो इसकी जो इबोला वैक्सीन बनी थी वो वायरल वेक्टर वैक्सीन थी। इट मीन्स कि यहाँ पे सेफ वायरस को बॉडी में इंजेक्ट किया जा रहा था, और वो भी सब पार्ट में, जिसको कि प्रोटीन कहते हैं। तो ये तीनों वैक्सीन याद हो गया होगा। इनएक्टिवेटेड यानी कि मार के उस वायरस को इंजेक्ट करना, लाइव एटीन्यूटेड इट मीन्स कि जिंदे वायरस को लेकिन उसके एक इस वीक फॉर्म को यहाँ पे बॉडी के अंदर इंजेक्ट करना, वायरल वेक्टर यानी कि सेफ वायरस को यहाँ पे जो सब पार्ट है उसमें डिलीवर करना, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखना है कि कौन कौन सी वैक्सीन कहाँ कहाँ किस तरीके से लगाई जा रही है। तो पे हमारी साइंस एंड टेक की जो जुलाई मंथ की करंट अफेयर्स है वो कंप्लीट हो गई। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट आर्टिकल के साथ, नेक्स्ट लेसन। डेली हम लोग 4 बजे यहाँ पे क्विक रिवीजन सीरीज़ कर रहे हैं, प्रीलिम्स के एक दिन पहले तक आपका ये सीरीज़ आते रहेगा। तो अगर आप लोग को हमारे साथ बैठ के पूरी करंट अफेयर्स यहाँ पे रिवाइज़ करनी है तो ज़रूर जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ फिर भी कोई डाउट, कोई सजेशंस है तो कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेसन पे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।